नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्ते सर। शर्मा जी कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ एकदम। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम श्री राज्यपाल महोदय कलराज मिश्र जी तथा मुख्य वक्ता प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा जी, कुलपति गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय से आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करने की आज्ञा चाहूंगी। प्रारंभ करिए। जी सर। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय की तरफ से मैं अलका स्वामी, महामहिम राज्यपाल महोदय तथा हमारे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र जी, जिनके कुशल मार्गदर्शन और संरक्षण में विश्वविद्यालय तथा राज्य दोनों निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर हैं, तथा मुख्य वक्ता प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा जी, कुलपति गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा, जो हमारे आज के विषय पर देश में दशकों से काम कर रहे हैं और WTO जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, का स्वागत करती हूँ। कोविड ने पूरे विश्व में तथा देश में आर्थिक गतिविधि को थाम सा दिया है। बाहर से जरूरी सामानों की आपूर्ति बंद सी हो गई थी। इस संकट काल में देश को स्थानीय उत्पादों ने ही बचाया। इस दौरान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबका ध्यान इस बात पर, यानी बी वोकल फॉर लोकल के नारे की तरफ दिलवाया। उन्होंने कहा कि जिन स्थानीय उत्पादों ने इस संकट काल में हमें बचाया है, अब समय है और देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि इन स्थानीय उत्पादों को न केवल खरीदे, उपयोग में लाए, बल्कि इनको आगे बढ़ाने के लिए इनका गौरवगान भी करें। इन उत्पादों में देश की अर्थव्यवस्था को कोविड के प्रभाव से निकालकर विश्व की बेहतरीन अर्थव्यवस्था बनाने की क्षमता तो है ही, और साथ ही साथ ये हमारी खुद की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा संबल प्रदान कर सकते हैं। हमारे आज के वेबिनार का विषय बी लोकल फॉर वोकल यही है, जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसके लिए सर्वप्रथम मैं माननीय कुलपति महोदय से आग्रह करूंगी कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल महोदय तथा हमारे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र जी तथा मुख्य वक्ता प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा जी, कुलपति गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा का स्वागत करें तथा साथ ही अनुरोध है कि आप आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना भी रखें। थैंक यू अलका। आज के कार्यक्रम में माननीय परम आदरणीय कलराज जी मिश्रा, ऑनरेबल गवर्नर और हमारे कुलाधिपति आदरणीय भगवती प्रकाश शर्मा, वाइस चांसलर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी प्रोफेसर YN सिंह और BTU परिवार के सभी सदस्य, राजभवन के सभी अधिकारी एवं परिवारजन, डॉक्टर अलका स्वामी, डीन ह्यूमन वैल्यू और उनकी सारी टीम, डॉक्टर ममता पारिक, कोऑर्डिनेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल और उनकी सारी टीम, और प्रिय विद्यार्थियों, आज बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि उन्होंने आज की जो देश की ताज़ा समस्या है उसको ध्यान में रखे विषय लिया है, और उस विषय के विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं, और माननीय राज्यपाल महोदय के नेतृत्व में हमने इस विषय को रखा है। ये बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक बात रहेगी। सर्वप्रथम मैं माननीय गवर्नर महोदय का ये कहते हुए स्वागत करता हूं कि आपने हमेशा ही जिस अपनेपन से हमको प्रेरित किया है, और परिवार के मुखिया के रूप में जब जब आपने हमको जो बात कही है, तो हमें भी ये भाव आया है कि हम भी विश्वविद्यालय में एक मुखिया के रूप में काम करें और पूरे विश्वविद्यालय को एक परिवार के रूप में लेके काम कर रहे हैं। इस बात की मुझे संतुष्टि है। आपने मुझे याद आ रहा है कि मूल्य आधारित शिक्षा के लिए जो कार्यक्रम बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय ने हाथ में लिया था, उसका बच्चों तक पहुंचाने के लिए बच्चों की जो कार्यशाला, वीकली कार्यशाला हमने की, उसका उद्घाटन आपने किया था, और उस उद्घाटन के बाद में जिन बच्चों ने प्रशिक्षण लिया उनको पारितोषिक वितरण भी आपने किया था। इस बात का इतना गहरा असर विद्यार्थियों पे और मेरे शिक्षकों पे हुआ, वो इतने प्रेरित हुए कि उस एक कार्यक्रम की शुरुआत को, जिसमें लगभग 1000 विद्यार्थी जुड़े थे, उसको आगे बढ़ाते हुए आज मुझे आप माननीय गवर्नर महोदय को और
भगवती प्रकाश जी को बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि हमने उस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए उस वीकली वर्कशॉप मान्य मूल्यों के वर्कशॉप को अब तक लगभग 4000 विद्यार्थियों का ये कार्यक्रम करा चुके हैं, उनको इस मूल्य आधारित शिक्षा से परिचित करा चुके हैं। वही नहीं, उनके परिवारों को परिचित करा चुके हैं। ये देश में अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है और जहाँ जहाँ भी मेरा अन्य विश्वविद्यालयों AICTE UGC से बात होती है, सब ने इसको बहुत सराहना की है। मैं इसके लिए माननीय राज्यपाल महोदय जी का मार्गदर्शन को ही मानता हूँ कि पहले ही विषय को आपने प्रोत्साहित करने के लिए आए और बच्चों को पारितोषिक देने के समय भी आए और इसी से प्रोत्साहित होकर मेरे सभी फैकल्टी मेंबर्स ने इस विषय को लिया है और कड़ी मेहनत के साथ अभी उन्होंने ये प्रण लिया है कि विश्वविद्यालय में जितने भी विद्यार्थी है उन सभी को इस तरह के मान्य मूल्यों के वीकली वर्कशॉप से निकाला जाएगा ताकि वो अपनी ये जिम्मेवारी को महसूस कर सके कि परिवार में उसकी क्या जिम्मेवारी है, समाज में क्या जिम्मेवारी है, देश के प्रति क्या जिम्मेवारी है और इसके अतिरिक्त पूरे पर्यावरण के प्रति इसकी क्या जिम्मेवारी है और उसको निर्वहन कैसे कर सकते हैं। इस बात को हर व्यक्ति, हर विद्यार्थी तक पहुंचने की जरूरत है। इसके साथ ही मैं माननीय भगवती प्रकाश जी का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं कि उनका प्रोत्साहन और समर्थन मुझे नए विश्वविद्यालय को चलाने में हमेशा मिलता रहता है। मेरे सभी शिक्षक और विद्यार्थी, उनका जो पिछला उद्बोधन था जिसमें उन्होंने टेक्नो नेशनलिज्म के नाम से उद्बोधन दिया था, वो आज भी याद करते हैं। जब हमने पहली बार इस टेक्नोलॉजी के नाम से उद्बोधन को सबके सामने रखा कि इस बात पे हम चर्चा करने वाले हैं, लोगों ने इसको समझने की कोशिश की। ये नेशनलिज्म तो सुना, ये टेक्नोलॉजिज्म क्या होता है। उनको आश्चर्य था कि नया विषय कहाँ से लेके आए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने विषय को रखा और जिस तरह से उन्होंने उदाहरण के रूप में बताया कि चाइना ने किस तरह से अपनी ही टेक्नोलॉजी को उत्पादन से अपने देश की प्रोग्रेस की है, सिर्फ देश की नहीं, विदेशों में भी उसका लोहा मना रहा है। तो ये इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है जो अपने देश को भी उन्नत करती है और विदेशों में भी अपना लोहा मनाती है, वो नेशनलिज्म है। ये नेशनलिज्म का नया तरीका है और ये तकनीकी विश्वविद्यालय और उनके जुड़े हुए छात्रों को करने की जरूरत है। इससे प्रभावित होकर उन बच्चों ने उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे और आज भी हमने माननीय गवर्नर साहब के इस कार्यक्रम के समापन होने के बाद में उनसे एक क्वेश्चन आंसर का अलग से सेशन भी रखा है। इस तरह का समर्थन माननीय भगवती प्रकाश जी से हमको हमेशा मिलता रहता है और हमेशा मिलता रहेगा, ऐसी अपेक्षा है। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माननीय गवर्नर महोदय से मैं जरूर बताना चाहता हूँ कि BTO अपनी सामाजिक जिम्मेवारी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सेल का एक गठन किया है, जिसके माध्यम से हमने तय किया है कि विद्यार्थी के मन में बहुत सारी ऐसी आइडिया होते हैं जिन आइडिया को अगर हम टैप कर पाए, उनको देख पाए और उसको समस्याओं को आगे समाधान कर पाए हैं तो बहुत सी समस्याओं का समाधान हो सकता है। हमने विद्यार्थियों को कहा कि आप बड़ा बड़ा इन्वेंशन करें, अच्छी बात है, मल्टीनेशनल में जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जहाँ रहते हैं, मोहल्ले में, गाँव में, समाज में, उसके आसपास भी हजारों समस्या है, उसका समाधान भी तो आपको ही करना है। हम देखते हैं हमारे पूर्वजों ने किस तरह से जंगलों का प्रबंधन किया, किस तरह से पानी का प्रबंधन किया है, जमीन का प्रबंधन किया है। उनसे सीख कर नई टेक्नोलॉजी से जुड़ के हम बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। और इस कड़ी में जब हमने उनसे बात की और एक बहुत ही नामी प्रोफेसर IIM अहमदाबाद से जो पद्मश्री है अनिल गुप्ता जी, उनके साथ बात करके जो बड़ा बड़ा NGO चलाते हैं और उन्होंने रिसर्च, जितनी देश विदेश में रिसर्च हुई है उनको एक जगह लाके और एक टेक्नोपीडिया के नाम से वेबसाइट तैयार की है जहां आप जान सकते हैं कि हमारी रिसर्च कितनी हुई है, ताकि हम रिसर्च का रिपीटेशन नहीं करें, जो हुई उसको आगे बढ़ाएं। उनके साथ मिलकर हमने सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सेल को आगे बढ़ाया है और हमने तय किया है कि हमारा विद्यार्थी फर्स्ट ईयर के बाद और सेकेंड ईयर के बाद दोनों सालों में छुट्टियों में वो सोशल इंटर्नशिप करेगा और इन तरह के प्रोजेक्ट में काम करेगा। और इस तरह के प्रोजेक्ट हमें लगातार मिल रहे हैं, उनका एवोल्यूशन कर रहे हैं और आपको निश्चित रूप से समय समय पर जानकारी में लाएंगे। इसके अलावा हमने ये कहा कि हमारा जो कैंपस में जहाँ हम रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, यानी शिक्षकों के विद्यार्थियों के साथ रहते हैं, वो परिवार के रूप में रह सके, इसके लिए हमने आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर जी के विश्वविद्यालय श्री श्री विश्वविद्यालय के साथ में MOU किया है, MOU करने जा रहे हैं और उनके वाइस चांसलर से अनुरोध किया है। उन्होंने 7 दिन का एक वर्कशॉप रखा है फैकल्टी मेंबर्स के लिए कि वर्क प्लेस पे हैप्पीनेस के साथ कैसे जिया जा सकता है। आज 2 दिन हुए हैं, उसका जबरदस्त उत्साह है, मैं देखता हूँ, मैं भी इससे जुड़ता हूँ और मैं समझता हूँ कि माननीय छोटे छोटे तो बहुत कम काम करते रहते हैं, लेकिन ये विशेष कार्य कि हमारा सारे शिक्षक बहुत खुशी खुशी अपने वर्क प्लेस पे रह सके, विद्यार्थियों के साथ जुड़ सके, ऐसे कुछ कार्यक्रम के लिए आपसे सामने हमेशा आपसे अनुरोध करते हैं, जुड़ने के लिए अनुरोध करते हैं।
अब अगला कार्यक्रम जो हमने सोचा है कि नई शिक्षा नीति आ गई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020-20, इसका का आधार को देखें। जैसा मैंने डॉक्यूमेंट देखा है, इसके हर पन्ने पे, हर पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, कि हमारे बच्चों का भागीदारी कैसे हो सकती है समाज में, वो कैसे भागीदारी के साथ जी सकता है, कैसे विश्वास से जी सकता है, कैसे धर्म के आधार पर जी सकता है, कैसे कंडक्ट के रूप में लागू कर सकता है, यानी आचार आधारित शिक्षा कैसे लागू हो सकता है, मूल्य आधारित शिक्षा कैसे आधारित हो सकती है, संस्कार आधारित शिक्षा कैसे हो सकती है, इसके लिए हमने तैयारी की है। और IIT BHU के प्रोफेसर डायरेक्टर राजीव संगल जी से मेरी बात चल रही है। वो IIIT हैदराबाद के भी डायरेक्टर रहे हैं, उनसे मेरी बात चल रही है। उन्होंने IIIT हैदराबाद में इसको लागू करके देखा विद्यार्थियों में, और उसके बहुत ही उत्साहजनक रिजल्ट सामने आए हैं। तो इस पे चर्चा करने के लिए उनकी बात चल रही है, और इस विषय पे मैं निश्चित रूप से उस दिन आपका भी आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं, ताकि इस विषय को आगे बढ़ाया जाए। और मेरे सभी फैकल्टी मेंबर जो मानवीय मूल्यों की शिक्षा की ट्रेनिंग ली है, उनसे अनुरोध किया है कि इसका पाठ्यक्रम तैयार किया जाए, कि स्कूल में इसको कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, 8वीं तक, 8वीं से 12वीं तक क्या पढ़ाना चाहिए, UG लेवल पे क्या पढ़ाना चाहिए और PG लेवल पे क्या पढ़ाना चाहिए, यानी संस्कार आधारित शिक्षा, मूल्य आधारित शिक्षा का कैरिकुलम में कहाँ पे क्या होना चाहिए। और निश्चित रूप से हम एक अच्छा डॉक्यूमेंट तैयार करके आपको प्रस्तुत करेंगे और सरकार में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज के विषय के बारे में मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो कहा कि भारत गांव का देश है। आज भी हम कहते हैं कि भारत गांव का देश है। और महात्मा गांधी जी ने तो उसमें ये कहा था कि अगर गांव नष्ट हो जाएंगे तो हिंदुस्तान नष्ट हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि शहर जो है गांव पे निर्भर होने चाहिए, सारा उत्पादन गांव में होना चाहिए, श्रम आधारित उद्योग होने चाहिए, हम स्वावलंबी होने चाहिए, स्वदेशी का हमारा नारा होना चाहिए, आधार होना चाहिए। लेकिन आज़ादी के बाद जिस तरह की पॉलिसी बनी, जो हुआ, बड़े बड़े उद्योगों को बहुत आगे बढ़ाया गया, बड़ी बड़ी कंपनीज लगी, पब्लिक सेक्टर बने, और जो विकास को नजर आता है निश्चित रूप से अगर गांव को देखें तो लगता है कि कहीं न कहीं गांव को छोड़ के तो विकास बहुत हुआ है। और इस सारी जो विकास हुआ उसकी पोल एक कोविड ने खोल की। जब हम देखते हैं कि कोविड के बाद लोग अपने शहरों से निकल के गांव की तरफ भागे, और जब पता लगा कि जब गांव की तरफ भाग रहे हैं वो अपने राज्य से नहीं, कहीं दूसरे राज्य से आकर सिर्फ मजदूरी करने के लिए वहां आए थे। सिर्फ मजदूरी करने के लिए अगर एक व्यक्ति को अपना गांव छोड़ के, अपना शहर छोड़ के, अपना राज्य छोड़ के अगर दूसरे राज्य को जाना पड़े, तो निश्चित रूप से जो हमारी प्लानिंग का डायरेक्शन है, ये सोचने का विषय है। और जब ये नज़ारा सामने आया कि लोग अपने घरों को वापस भागे हैं, तो घर तो वैसे ही है जैसे छोड़ के गए थे, क्योंकि वहां जाने से कोई रोजगार तो उत्पन्न हुआ नहीं था। इसी को ध्यान में रख के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नारा दिया कि ये समय आ गया है कि हमको वापस गांव की तरफ देखना है। जो हमारा व्यक्ति गांव में है तो कम से कम उसको 2 वक्त की रोटी रोजगार तो उसको वहां मिलना ही मिलना चाहिए। और इसी की तरफ उन्होंने जो नारा दिया है कि बी वोकल फॉर लोकल, हम गांव की वस्तुओं में उत्पादन करें, उसी को खरीदें और उसी की बढ़ावा करें, उसी को आगे बढ़ाएं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने जो इसके जो अथॉरिटी हो सकते हैं, जिन्होंने हमेशा स्वदेशी के बारे में बात की है, माननीय भक्ति प्रकाश जी हमारे साथ है, और हमने सोचा कि उनका उद्बोधन अगर हमारे बच्चा के साथ मिलता है तो हम जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटर्नशिप की बात करते हैं बच्चों के, उसको भी एक सहारा मिल सकता है, एक डायरेक्शन मिल सकती है। इस सोच के इस विषय को रखा गया है। मैं अपनी बात करके एक बार फिर आदरणीय कदाजी मिश्र और माननीय भगवती प्रसाद जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज हमारे बीच हमारे मुख्य वक्ता गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा के माननीय कुलपति प्रोफेसर भगवती प्रसाद शर्मा जी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं। अब मैं आपको उनके व्यक्तित्व से परिचित कराना चाहूंगी। प्रोफेसर भगवती प्रसाद शर्मा जी एक बेहद दूरदर्शी और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, जो ग्लोबल बिजनेस और इकोनॉमिक पॉलिसी और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप पर एक गहरी समझ रखने वाले ग्लोबल एक्सपर्ट हैं। 2003 में जब WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के गठन के लिए उरुग्वे राउंड की टॉक्स चल रही थी, तब से ही आप WTO में उसकी बाइनियल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस में भाग लेते रहे। आपने WTO के 5वें, 6ठे और 10वें बाइनियल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में कैनकेन मैक्सिको, हांगकांग और केनिया के नैरोबी शहर में आयोजित
2003, 2005 और 2015 में भाग लिया है। WTO से संबंधित मामलों पर एक प्रेजेंटेशन के लिए आपकी टीम को भारतीय संसदीय मंत्रालय की स्थायी वाणिज्य समिति के समक्ष भी आमंत्रित किया गया। आपने विभिन्न क्षेत्रों में 14 पुस्तकें लिखी हैं, जो जनरल मैनेजमेंट, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉज, स्टॉक मार्केट, इंटरनेशनल बिजनेस, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड मार्केटिंग आदि विषयों पर हैं। आप 1 दर्जन से अधिक लोकप्रिय मोनोग्राफ के लेखक भी हैं, जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, FDI इन रिटेल, स्वदेशी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सिक्योरिटी थ्रेट्स फ्रॉम चाइना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इंटेलिजेंट डिजाइन थ्योरी आदि विषयों पर है। आपके द्वारा कार्यों के लिए विभिन्न पुरस्कारों से भी आपको सम्मानित किया गया है, जिनमें से प्रमुख है प्रबंधन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा 2015 में अचीवर्स अवार्ड और 2016 में आपके द्वारा समाज में दिए गए योगदान के लिए हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा दिया गया उत्कृष्टता पुरस्कार। आप वर्तमान में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा के माननीय कुलपति के रूप में कार्यरत हैं। अब मैं ग्लोबल बिजनेस के क्षेत्र में भारत के इन विशिष्ट व्यक्तित्व को आमंत्रित करती हूँ कि आप हमारे विद्यार्थियों और शिक्षकों को बी वोकल फॉर लोकल पर संबोधित करें। देश के भौगोलिक दृष्टि से विशालतम प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय एवं सभी प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति आदरणीय कलराज मिश्र, इस विश्वविद्यालय के कुलपति चारण साहब और यहाँ विश्वविद्यालय के और राजभवन के सभी पदाधिकारी, बंधुओं बहनों, 30 वर्ष पहले आयात उदारीकरण और विदेशी निवेश प्रोत्साहन की नीति जो आर्थिक वैश्वीकरण के अधीन प्रारंभ की गई थी, उसके बाद पिछले 4 वर्षों से विश्व में एक डी ग्लोबलाइजेशन क्या दौर चल पड़ा था और अभी कोरोना और लॉकडाउन के बाद एक रिवर्स ग्लोबलाइजेशन, यानी कि प्रत्येक देश अपने यहाँ पर स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने, स्थानीय उत्पादन को बढ़ाने के लिए और एक प्रकार से अपने स्थानीय उत्पादों को अनेक प्रकार से बढ़ावा लगभग विश्व के सभी देश दे रहे हैं। ऐसे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जो वोकल फॉर लोकल, स्थानीय उत्पादों का समर्थन करने की बात की है और दूसरी बात कही है जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो ग्लोबल लेवल के हों और साथ ही साथ मेक फॉर द वर्ल्ड, यानी कि हम संपूर्ण विश्व के लिए उत्पादन करें। इसके अपने निहितार्थ हैं। आज हम विश्व की 17.6% पॉपुलेशन है, लेकिन वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में हमारा कंट्रीब्यूशन केवल और केवल 3% है। दूसरी तरफ चाइना, जिसकी वर्ल्ड पॉपुलेशन में लगभग हमारे आसपास ही 18.4% शेयर है और उसका वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में 28% कंट्रीब्यूशन है। और तीसरी तरफ हम देखें तो जापान, जिसका वर्ल्ड पॉपुलेशन में केवल 1.6% कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में उसका 8 से 12% शेयर रहा है। और यूं देखें तो 17.5% अमेरिका का जोड़ दें, 6% जर्मनी का जोड़ दें, तो केवल दुनिया के 4 देशों के हाथ में वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग का 60% हो जाता है। 1986 में भारत की पर कैपिटा इनकम चाइना से 15 से लेकर 20% ज्यादा थी और लेकिन अब जो चाइना ने वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाया तो हम देखते हैं कि भारत की तुलना में चाइना की पर कैपिटा इनकम 4.5 गुनी हो गई। और इसलिए ऐसे में हम यदि स्थानीय उत्पादों की बात करें तो एक और उदाहरण मैं जापान का साथ में रखना चाहता हूं कि जापान का केवल वर्ल्ड पॉपुलेशन में मात्र 1.6% कंट्रीब्यूशन होते हुए भी उसका वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में 10% या उससे भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन क्यों है? तो यह वहां इकोनॉमिक पैट्रियोटिज्म या आर्थिक राष्ट्रनिष्ठा या जिसे हम स्वदेशी कहते हैं उसके कारण। तो अगर आइकॉन लें तो जापान में केवल 4% विदेशी कारें बिकती है, केवल 4%। बाकी सारी मेड बाय जापान कारें जापान के लोग खरीदते हैं, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स हो। राइस, कैलिफोर्निया का राइस जापान में आधी कीमत में लंबे दाने वाला खुशबूदार चावल उपलब्ध होता है, लेकिन जापानी नागरिक यह कहकर मोटे दाने का, कम खुशबू का, कम घटिया स्वाद वाला चावल दुगनी कीमत में यह कह के खरीदता है कि अगर एक बार जापानी किसान ने चावल की खेती बंद कर दी तो हमारी खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि विश्व में वही देश आगे बढ़ते हैं जो अपने स्थानीय उत्पादों का समर्थन करते हैं। जैसा मैंने कहा कि हमारी वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में केवल 3% कंट्रीब्यूशन है, उसमें भी आज 2/3 से लेकर 3/4 तक हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फॉरेन ऑनरशिप है। जूते का पॉलिश ले लीजिए, कोई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है। आज 75% जो चेरी अमेरिकन कंपनी रैकेट एंड कॉलमैन का बिकता है। रॉबिन मेरे ख्याल में बहुत लोग नाम भी नहीं जानते होंगे, गेही बहुत लोग नाम भी नहीं जानते होंगे, और वो पॉलिश भी इससे बढ़िया है। आप आगे चलें तो टीवी फ्रिज में आज लगभग 70% मल्टीनेशनल्स के ब्रांड है, चाहे सैमसंग हो, सैमसुई हो, वर्लपूल हो। और इसके आगे चलें तो कारों में तो केवल हमारे देश में 13% कारें स्वदेशी बिकती हैं, 87% कारें विदेशी बिकती है। जापान में 4% विदेशी बिकती है, 96% स्वदेशी बिकती है। हमारे यहाँ इसका उल्टा 13% टाटा महिंद्रा की कारें हम स्वदेशी खरीदते हैं, बाकी विदेशी खरीदते हैं। इसी तरह से हम देखें, चाहे दोपहिया वाहन हो, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे कंप्यूटर हार्डवेयर हो, और बल्कि पिछले दिनों में इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के दौर में जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर में जेनिथ, विप्रो थी, वो सारी बाहर निकल गई। तो कहने का मतलब यह है कि हमें यदि देश में उत्पादन को बढ़ावा देना है, रोजगार को बढ़ावा देना है, देश की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ावा देना है, देश का हम कहें कि टैक्स जीडीपी रेशो सुधारना है, तो हमें कहीं न कहीं लोकल प्रोडक्ट्स के लिए वोकल होना पड़ेगा। और सीधी सी बात है, अगर हम बल्ब और ट्यूबलाइट फिलिप्स का लाएंगे तो प्रॉफिट हॉलैंड जाएगा और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हॉलैंड का होगा और इकोनॉमिकली हॉलैंड स्ट्रेंथन होगा। और तो इसलिए यदि हमें, तो यहाँ एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे देश में मल्टीनेशनल कंपनी भी बहुत बनाती है। उदाहरण के लिए ज्यादातर मोबाइल फोन में चाइना का MI4 फोन है, 4% वैल्यू एडिशन वो यहाँ करती है, बाकी सारे कंपोनेंट्स बाहर से लाती है। हमारे देश में जितनी मेट्रो ट्रेन चलती है, उनका रोलिंग स्टॉक बॉम्बार्डियर, एल्स्टॉम, थेलस अपना सारा नॉकडाउन किट्स लाती है, यहाँ केवल वो मेक इन इंडिया के नाम पे असेंबल करती है। और इसीलिए हम केवल स्किल डेवलपमेंट की बात सोचते हैं कि भाई उनके लिए स्क्रू ड्राइविंग या उनके लिए शोल्डरिंग और वो। तो आज हमें मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स जहां एक तरफ डेवलप करने की जरूरत है, वहीं हमें जहां उपलब्ध है मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स, उनको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। जैसा मैं उसी ट्यूबलाइट बल्ब का उदाहरण लूं तो बजाज, सूर्या, 20 ब्रांड देश में मेड बाय भारत हैं, और अगर हम उन्हें खरीदेंगे तो देश में प्रौद्योगिकी का विकास होगा, देश में उत्पादन बढ़ेगा। और अगर हमने फॉरेन ब्रांड्स खरीदे तो क्या हो रहा है, मल्टीनेशनल कंपनियां केवल और केवल अपने प्रोडक्ट्स का असेंबलिंग करती हैं। वर्लपूल का रेफ्रिजरेटर भी वर्लपूल कंपनी है, असेंबल करती है, और BMW अपनी कार को भी असेंबल करते हैं। जैसा मैंने कहा, बॉम्बार्डियर, एल्स्टॉम अपनी मेट्रो ट्रेन के रोलिंग स्टॉक को भी असेंबल करती है। तो हम एक तरह से पिछले ग्लोबलाइजेशन के दौर में एक असेंबली लाइंस वाला कंट्री बन गए। केवल एक उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाएगी कि पहले सारे रेफ्रिजरेटर, सारे टीवी, सारे सब कुछ देश के ही थे, मेड बाय भारत थे। केल्विनेटर देश में सबसे ज्यादा बिकता था। अब उदारीकरण के दौर में वर्लपूल आई, उसने केल्विनेटर ऑफ इंडिया लिमिटेड को खरीद लिया। केल्विनेटर ऑफ इंडिया लिमिटेड को खरीदने के बाद जो उसका मिनी कंप्रेसर देश में बनता था, यानी उसके लिए तांबा, सीसा, जस्ता से धातु निकालने से लेके सारा उसका साज सामान देश में बनता, मिनी कंप्रेसर यहाँ बनता। अब वो मिनी कंप्रेसर बाहर से लाना शुरू किया, तो जो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव एक्टिविटीज है, करीब करीब सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे देश से बाहर ले गई। और अब वो अलमीरा का ढांचा तो यहाँ बनता है, लेकिन वो मिनी कंप्रेसर दूसरे सारे वाइटल कंपोनेंट्स बाहर से आते हैं। तो जो डाउन स्ट्रीम वैल्यू चेन में ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग है, वो करीब करीब पिछले 30 साल में देश से बाहर चला गया। इसी उदाहरण को थोड़ा समय तो जाया होगा, मैं स्पष्ट करूं कि जब उसने मिनी कंप्रेसर यहाँ बनाना बंद कर दिया, टेक्मा पुर्तगाल से आई और उसने इसका वर्लपूल से भी ले लिया मिनी कंप्रेसर का कारखाना, श्रीराम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग लिमिटेड आदि जो भी हमारे देश में मिनी कंप्रेसर बनाते थे, उन सब के कारखाने खरीद लिए। और उसके बाद में वह भी अपना यहाँ सारा मैन्युफैक्चरिंग बंद करके उसके पिस्टन, सिलेंडर, सारे ओरिजिनल इक्विपमेंट्स डाउन स्ट्रीम वैल्यू चेन में थे, सब बाहर से लाने शुरू किया। तो यह जो है, इसलिए आज के समय में हमें लोकल के लिए वोकल होकर और देश में उन सारे प्रोडक्ट्स को, पहली चीज तो इकोनॉमिक पैट्रियोटिज्म, आर्थिक राष्ट्रनिष्ठा या के भाव से यदि हम मेड बाय भारत प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स को खरीदेंगे, चाहे वो साबुन और जूते का पॉलिश हो, चाहे वो हम किनले का पानी पीने की बजाय कोक, पेप्सी का पानी पीने की बजाय 50 ब्रांड लोकल हैं,
तो कहने का मतलब ये है कि हर एक क्षेत्र में, और बल्कि अब तो हो ये रहा है कि चूंकि धीरे धीरे हमने देखा कि पिछले 30 साल में देश का लगभग 3/4 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जैसे आज रेफ्रिजरेटर्स में मैंने कहा कि 70% फॉरेन मल्टीनेशनल्स का है, कारों में आज 87% फॉरेन मल्टीनेशनल्स का है। ऐसे हर एक क्षेत्र में जो फॉरेन मल्टीनेशनल्स की डोमिनेंस होने के बाद आज तो हमारी खेती भी विदेशी नियंत्रण में इस तरह से जा रही है, जैसे हिंदुस्तान लीवर ने अपना किसान अन्नपूर्णा आटा बाजार में लाई, या कारगिल कंपनी अपना नेचर फ्रेश नाम से जो आटा बाजार में लाई, तो उससे पहले किसानों की उन्होंने हजारों एकड़ जमीन ठेके पर ली, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। किसान वह जमीन के मालिक से बटाईदार हो गया उस कंपनी के लिए, वो अपना बीज देती है, उससे खेती करवाती है, खेती का निश्चित पैसा देती है। उसने फिर सारी ऐसी कंपनियों ने बड़ी बड़ी फ्लोर मिल्स डाली है, 300 टन 500 टन एक शिफ्ट में पीसे ऐसी। और तो खेत खलिहान से किचन तक की फूड सप्लाई चेन, चाहे वो किसान अन्नपूर्णा टोमेटो केचप में हो, चाहे दूसरे फॉरेन ब्रांड्स में हो। तो कहने का मतलब यह है कि अगर देश के उद्योग, व्यापार, वाणिज्य और कृषि पर धीरे धीरे इसी प्रकार से विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नियंत्रण होगा, तो यह एक चुनौती उत्पन्न होती है कि इस देश के उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण किसका होगा। ऐसे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो वोकल फॉर लोकल की बात कही है, और अगर आज हम केवल और केवल जहां उपलब्ध स्वदेशी उत्पाद हैं या मेड बाय भारत प्रोडक्ट्स हैं, इकोनॉमिक पैट्रियोटिज्म या आर्थिक राष्ट्रनिष्ठा का अनुसरण करते हुए उन्हें ही खरीदेंगे, तो 6 महीने 8 महीने साल भर में सारी मल्टीनेशनल कंपनियां यहां से बाहर जाएंगी। और दूसरी बात, जैसे बीच में आई थी इलेक्ट्रोलक्स आई थी, इलेक्ट्रोलक्स ने बिरला से ऑलविन रेफ्रिजरेटर कंपनी खरीद ली, इलेक्ट्रोलक्स ने महाराजा इंटरनेशनल को खरीद, लेकिन फिर उसने देखा कि भारत में बिक्री बहुत कम है, वो अपना सारा बेच के चली गई। तो कहने का मतलब यह है कि हमें एक तो लोकल फॉर वोकल में जहां भी भारतीय उत्पाद, मेड बाय भारत उत्पाद है, हम मतलब भूल कर भी नहीं ले। दूसरा, आज हम देखते हैं हमारी चीन पर निर्भरता बहुत अधिक बड़ी संख्या में, मतलब हमारा ये कोविड के पहले 2018-19 में चीन से जो इंपोर्ट थे 90 बिलियन डॉलर, 7 लाख करोड़ रुपए के प्रोडक्ट्स हम चाइना से इंपोर्ट करते थे। अगर उसके ऊपर केवल 10% की टैक्स की इनकम चीन की सरकार को होती थी, तो 70,000 करोड़ रुपया हम भारत के नागरिक चीन की सरकार को टैक्स के रूप में दे रहे थे। 7 लाख करोड़ का चीन का माल खरीद के, तो हमारे बॉर्डर पर तो उसको 10-15 हजार करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, जो हमारे सारा तनाव पैदा कर रहा है, वो हमारे ही पैसे से हमारे ही लिए तनाव उत्पन्न कर रहा है। एक अभी हमको अपनी इकोनॉमी को चाइना से डीकपल करने की आवश्यकता है। आज जैसे देश के 90% सोलर पैनल चाइना से आ रहे हैं, उसके लिए बनाने के लिए चीन में 2 लाख लोगों को हर रोज एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। करीब 20 से 30 हजार करोड़ रुपए के हम सोलर पैनल चाइना से मंगा रहे हैं। इसी तरह से हम देखें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में आज 70% चाइना से आ रहे हैं, जबकि आज से 7 साल 10 साल पहले 80% हम अपना बनाते थे। चाइना क्या करता है, एक एक इंडस्ट्री पे निशाना साधता है और हमको डी इंडस्ट्रियलाइज करता है। उदाहरण के लिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में फॉलिक एसिड चाहिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाने के, सारा फॉलिक एसिड देश में बनता था, और लगभग जो है 6-7 हजार रुपए किलो में फॉलिक एसिड हमारे देश में बनता बिकता था। चाइना ने 4,500 रुपए किलो में डंपिंग शुरू किया, तो हमारे सारे फॉर्मुलेटर्स जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाले थे, उन्होंने चाइना से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। हमारे देश की फॉलिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग जीरो हो गई, जिसमें हम स्वावलंबी थे। और उसके बाद 2016 के जनवरी से दिसंबर के 12 महीने में चीन ने फॉलिक एसिड के दाम 11 गुने बढ़ाकर 50,000 रुपए किलो कर दिए। हमारे पास में फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद में कांच के 520 कारखाने हुआ करते थे, आज कोई 150 बचे हैं। चीन से इतना ग्लास आइटम, तो कहने का मतलब है कि वो हमारे जो 400 इंडस्ट्री क्लस्टर से, एमएसएमई क्लस्टर से एक एक इंडस्ट्री क्लस्टर को टारगेट करता है। समय सीमा के कारण मैं सबके उदाहरण नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हमारे ही नहीं, केवल मेड बाय भारत ब्रांड को खरीदेंगे। चाहे जो विदेशी चाइनीज कंपनियां हो, अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, वो हमारे देश में अगर प्रोडक्ट बनाती है, असेंबल करती है, मेक इन इंडिया करती है, हमें उसके बजाय मेड बाय भारत या मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स अगर हम खरीदेंगे तो निश्चित रूप से। इसी बात जो मुझे चुनौती लगती है, हमारे अभी हम 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में प्रवेश कर रहे हैं, तो सारा सब कुछ टेक्नोलॉजी बदलने वाली है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सारे नए प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं। अब मुझे एक बहुत बड़ा डर लगता है, हमने जैसे घोषणा की है कि हम 2030 के बाद कोई भी पेट्रोल डीजल की कार का उत्पादन अलाउ नहीं करेंगे, बिक्री अलाउ नहीं करेंगे, तो सब लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जाएंगे। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जाएंगे तो हमारे यहाँ 50,000 से ज्यादा कंपनियां कोयम्बटूर से गुड़गांव तक
ये खास करके इंजन कंपोनेंट्स बनाते हैं। एक पेट्रोल या डीजल के इंजन में 2000 पार्ट्स लगते हैं। उसको स्कूटर से लेके कार, ट्रक, हर एक के लिए कई हजारों कंपनियां बना रही। अब उनको बनाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, उनकी बजाय स्थान ले लेगा 20 पार्ट वाली इलेक्ट्रिक ड्राइव जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगती है। अब हमको इलेक्ट्रिक ड्राइव की टेक्नोलॉजी आज तक हमने डेवलप नहीं की, तो मुझे लगता है कि हमें देश में उन सारे नए प्रोडक्ट्स जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के फलस्वरूप आने वाले हैं, उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। उसके लिए हमको होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज डेवलप करने की जरूरत है और देश के कानून ऐसे बनाने की जरूरत है कि जिसमें हम होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा दें और केवल उन्हीं को स्थान मिले। थोड़ा सा यहाँ विषयांतर होगा, लेकिन मुझे एक वो उदाहरण बहुत प्रिय लगता है। उदाहरण के लिए फर्स्ट जनरेशन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में भारत दुनिया का नेता था। हमारे सी डॉट ने 80,000 लाइनों तक के टेलीफोन एक्सचेंज जो डेवलप किए थे, वो सीमेंस जर्मन कंपनी या मोटोरोला से कहीं अच्छे थे और चले भी थे। फिर भी उस समय विदेशी एक्सचेंज ज्यादा खरीदे गए। 2G में भारत ने एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप की। आपके अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोफेसर्स बैठे होंगे तो उन्हें इस पे सोचना चाहिए। कोरडेक्ट, उसमें COR स्मॉल है, DECT कैपिटल है। वॉइस और डेटा उसमें एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं। ऐसी दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है और वो सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी इंटरनेट की और मोबाइल फोन की हो सकती थी। और अचानक हमने GSM टेक्नोलॉजी, यूरोपियन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया और उससे वो हमारी उस टेक्नोलॉजी में हमने काम नहीं किया, हमने किया। उसके बाद हमारे देखा देखी 12-13 देशों ने देखा कि भारत इतना बड़ा इसका सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर बेस है, इतनी बड़ी जनसंख्या, शायद ये टेक्नोलॉजी सबसे जल्दी सस्ती होगी इकोनॉमीज ऑफ स्केल से। तो उन्होंने भी दूसरे 12-13 देशों ने, हमारे 15 दिन में ही उन्होंने GSM टेक्नोलॉजी, यूरोपियन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया। चीन का उस समय जन्म भी नहीं हुआ था टेलीकॉम टेक्नोलॉजी। 3G के समय उसने पैसा पानी की तरह बहाया और कोशिश की कि वो यूरोप अमेरिका से पहले 3G टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलप करे, नहीं कर पाया। बहुत घटिया सी TD-SCDMA नाम की एक बहुत ही टॉर्चुअस वाहियात टेक्नोलॉजी उसने डेवलप की। लेकिन टेक्नो नेशनलिज्म अपनाते हुए, तकनीकी राष्ट्रवाद का अनुसरण करते हुए उसने कहा मैं स्पेक्ट्रम रिलीज केवल TD-SCDMA के लिए करूंगा। उसके कारण चाइना में 3G का एक्सपेंशन बहुत कम हुआ, 1/4 के नहीं हुआ। लेकिन उस पैसे से उसने फोर्थ जनरेशन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे पहले, यूरोप अमेरिका से पहले TD-LTE डेवलप कर लिया। आज दुनिया के 60% टेलीकॉम नेटवर्क उस LTE टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। उसी पैसे से उसने फिफ्थ जनरेशन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी वापस पाया। तो हम फर्स्ट G में वर्ल्ड लीडर थे और लेकिन 2G में हमने अपनी टेक्नोलॉजी छोड़ दी और इसलिए आज 2G, 3G, 4G, 5G सब में हम फॉरेन डिपेंडेंट हो गए। इसलिए विश्व के समालोचकों ने कहा कि चाइना व्हाइल परस्यूइंग द पॉलिसी ऑफ टेक्नो नेशनलिज्म हैज अटेन्ड द गोल ऑफ टेक्नो ग्लोबलिज्म। तो मैं जो कह रहा हूं कि आने वाले फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, जो चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, चाहे रोबोटिक्स हो, चाहे वो जो अब आने वाले समय में, मैं सोचता हूं सब कुछ AI बेस्ड हो जाएगा। एग्रीकल्चर में ऐसे एल्गोरिदम डेवलप किए हैं कि भाई आज किसान ने फसल बोई, टेम्परेचर कितना है और ह्यूमिडिटी कितनी है, 4 महीने तक कैसे टेम्परेचर ह्यूमिडिटी बदलती गई है, उसके आधार पर उस एल्गोरिदम से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो उसकी फसल किस दिन पकेगी और कितना यील्ड होगा। आज इसी तरह से चाइना ने अपना ऐसे एल्गोरिदम डेवलप किए कि लंग्स के सिंपल एक्सरे से वह जो है ये प्रेडिक्ट कर सकता है उस एल्गोरिदम से कि किस व्यक्ति को लंग कैंसर कब होने की संभावना नहीं है। गूगल ने ऐसा एल्गोरिदम डेवलप किया AI बेस्ड कि वह एक रेटिना के सिंपल पिक्चर से और ये प्रेडिक्ट कर सकता है किस व्यक्ति को कितना हार्ट ब्लॉकेज कब हो सकता है या नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि आज जैसे होमलैंड सिक्योरिटी में इजराइल, हम देखते हैं हमारे बांग्लादेश बॉर्डर पे हमने फेंसिंग कर रखी है, फिर भी बांग्लादेशी वो एक पट्टियां लगा के और फिसल पट्टी बना के और अंदर आ जाते हैं। इजराइल ने अपना AI का उपयोग किया, ऐसे सेंसर्स बनाए पूरे बॉर्डर पे, ऐसे सेंसर्स लगा दिए 50 मीटर दूर से ही कोई अगर बॉर्डर के पास आ रहा है तो वो सेंसर, एक गार्डियन डेवलप किया रोबोट, तो वो 50 किलोमीटर की स्पीड से रेगिस्तान में दौड़ सकता है वो रोबोट। तो वो सेंसर जैसे ही सिग्नल देता है गार्डियन को और गार्डियन दौड़ पड़ता है। मेरा कहने का मतलब है आने वाले समय में हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक्स, एग्रीकल्चर, हमारी सिक्योरिटी, मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ जिस तरह से AI, अगर ये सारे प्रोडक्ट्स हमको विदेशों से इंपोर्ट करने पड़ेंगे तो हम पैसे से धुल जाएंगे। और अगर पूरी दुनिया को ये जो AI के सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करेंगे तो हमारे ऊपर पैसे की बरसात होगी।
तो मेक वो वोकल फॉर लोकल के साथ साथ हमें आने वाले समय में जो सनराइज सेक्टर्स हैं, सनराइज टेक्नोलॉजीज हैं, उनके लिए होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज डेवलप करना और उन टेक्नोलॉजीज का उपयोग करते हुए हमारे देश में मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स को जो है हम आगे बढ़ाएं। और देश की केवल मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स अगर खरीदेंगे, एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं, चूंकि मोहम्मद महोदय भी उस युग के हैं कि जब कैमरा रोल काम आते थे। दुनिया में 2 ही कैमरा रोल होते थे, एक फ्यूजी जापानी था और कोडाक अमेरिकन। कोडाक ज्यादा बढ़िया था, दुनिया में 70% कोडाक की बिक्री होती थी, और फ्यूजी जापानी था, तो जापान में एक व्यक्ति भी एक कैमरा रोल भी कोडाक नहीं खरीदता। तो बीच में 90 के दशक में कोडाक कंपनी ने कोडाक कैमरा रोल की कीमत जापान में फ्यूजी जितनी में बिकता था उससे आधी कर दी। फिर भी कोई जापानी नहीं खरीदता था, विदेशी लोग घूमने जाते वो खरीद लेते। कहने का मतलब ये है कि हमें मेड बाय भारत प्रोडक्ट्स के संबंध में अगर देश भर में कि हमारे सारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अगर यह वोकल फॉर लोकल वाला अगर ठीक से लोगों को समझा देंगे, तो हमारे देश के 99% लोग राष्ट्रभक्त हैं, और इसलिए निश्चित रूप से कोई भी उसके बाद में विदेशी प्रोडक्ट्स के प्रति नहीं जाएगा। तो हमारे देश में हम टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। यहाँ मुझे एक थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली ये भी निवेदन करना है कि मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स बनाने के लिए हमको सब तरह की नीति अपनानी होगी। जैसे मैं अक्सर बात करता हूँ एक्विजिशंस अब्रॉड, उदाहरण के लिए पूरी दुनिया के लिए बसें स्वीडन 90 लाख की जनसंख्या वाला देश बनाता है, स्कैनिया, एबीएस, वोल्वो। उसने जब सन 2000 के आसपास 400 हॉर्स पावर के ट्रक और बस भारत में उतार दिए, उस समय टाटा, अशोक लीलैंड, महिंद्रा, किसी के पास 200 हॉर्स पावर से ऊपर का कोई मॉडल नहीं था। टाटा मोटर्स भी सख्ते में आ गए कि क्या करें, अगर ये इन्होंने हाई एंड प्रोडक्ट्स के लो एंड मॉडल्स में भी स्क्वीज आउट कर दिया तो क्या करेंगे। उन्होंने सोचा हम अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, तो हो सकता है इसमें समय लग जाएगा, 3 साल लग जाएंगे, हो सकता है वो टेक्नोलॉजी फेल हो जाए। उन्होंने क्या दौड़ाई, देखा कि डेवू कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड कोरिया में सिक हो गई है, उसके बैंकों ने उसको टेक ओवर कर लिया, वो नीलाम कर रहे हैं। तो उसने $100 मिलियन यानी $10 करोड़ में डेवो कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड को टाटा मोटर्स ने खरीद दिया, तो वो हो गई टाटा डेवो। और साल भर चूंकि वहां डेवो का 400 हॉर्स पावर से ऊपर के ट्रक्स में 25% मार्केट शेयर था कोरिया में, इसलिए उन्होंने वो टाइम टेस्टेड टेक्नोलॉजी थी उसको टेक ओवर किया, और वहां उन्होंने नोवस नाम के वर्ल्ड क्लास ट्रक का डिजाइन डेवलप किया। आज वो 45 कंट्रीज में नोवस टाटा का वर्ल्ड क्लास ट्रक असेंबल होता है, टाटा मोटर्स उसको असेंबल करती है। और ये टेक ओवर के पहले उन्होंने वैसे ब्राजील में मार्को पोलो से टाई ओवर बहुत सारे किए, मैं भी उस स्ट्रेटेजी में नहीं जाऊंगा। ये टेक ओवर से पहले टाटा मोटर्स कहीं दुनिया में 34वें नंबर पर आती थी बस और ट्रक मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन आज अपने उस नोवस डिजाइन और दूसरे बसेस में बस मैन्युफैक्चरिंग में टाटा मोटर्स दुनिया में 4थे नंबर पे है और ट्रक मैन्युफैक्चरिंग में 5वें नंबर पे है। तो मुझे लगता है कि चाहे हम टेक्नोलॉजी आज समस्या नहीं है, हमें लोकल बनाने के लिए चाहे टेक्नोलॉजी चाहे हमको लेनी पड़े। बल्कि मैं तो एक ब्रांड का उदाहरण भी समय रहते दे देना चाहता हूँ। टाटा की चाय कोई नहीं पीता था 30 साल पहले, रिटेल में नहीं बिकती थी। उन्होंने देखा टेटली दिवालिया हो गई इंग्लैंड में, टेटली का मार्केट शेयर यूरोप में 21% था और अमेरिका में 17% था। उन्होंने उस दिवालिया हो गई थी, उसके बैंकर्स नीलाम कर रहे थे, 43 मिलियन पाउंड 4 करोड़ 30 लाख पाउंड में खरीद लिया। वो खरीदने के बाद टाटा टेटली हो गई, और दुनिया में आज टाटा ग्लोबल बेवरेजेस लिमिटेड इज द सेकंड लार्जेस्ट टी कंपनी, जो कभी 24वें नंबर पे आती थी। तो मुझे लगता है कि हमें कुछ भी करके भारत में मेड बाय भारत प्रोडक्ट्स बनाने के लिए चाहे ब्रांड एक्विजिशन करना पड़े, प्रोडक्ट एक्विजिशन करना पड़े। और दो उदाहरण में और देके अपनी बात को पूरा करूंगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा के मालिक कबाड़े का बिजनेस करते थे। पार्टीशन के समय उनका एक पार्टनर पाकिस्तान चला गया, मुस्लिम था, तो वो बिजनेस भी उनका चौपट हो गया। इतने में पाकिस्तान ने कश्मीर पे आक्रमण किया, तो विलेज जीप भारत सरकार ने इंपोर्ट की। तो विलेज कंपनी को लगा कि हमें कोई यार्ड चाहिए जहां हम जीपें असेंबल कर लें ताकि ट्रांसपोर्ट में कम खर्चा लगेगा शिप में। तो उन्होंने विलेज जीपें के लिए उसका यार्ड किराए पे लिया। तो उन महिंद्रा वालों ने कहा कि भाई आपकी जीपें भी हम असेंबल कर देंगे यहाँ कारीगर लगा के। तो उनको काम दे दिया। फिर उन्होंने कमांडर और ये सारी हम देखते हैं कि स्कॉर्पियो और सारी एक से एक और सैंगयोंग उन्होंने कोरिया में एक्वायर कर लिया। और जब उनको लगा कि 2010 में हमको एरोस्पेस में भी आना चाहिए, तो वो एरोस्पेस में उन्होंने गिप्सलैंड ऑस्ट्रेलिया करके, ऑस्ट्रेलिया में छोटी सी 2 सीटर एयरक्राफ्ट बनाने वाली छोटी कंपनी थी, उसको टेक ओवर किया। 3 एरोस्पेस स्पेयर पार्ट बनाने वाली कंपनी को टेक ओवर किया। बेंगलोर के पास मालूर में उन्होंने 22 सीटर 6 वेरिएंट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर लगा दी। तो कहने का मतलब ये है कि ये हम, और एक अंतिम उदाहरण मैं और देना चाहता हूँ
हमारे देश में 1945 में ये बॉम्बे मिल्क स्कीम बनाई अंग्रेजों ने बम्बई में मिल्क सप्लाई के लिए, और गुजरात महाराष्ट्र के सारे एरिया में से दूध कलेक्ट करने के लिए पोल्सन लिमिटेड नाम की कंपनी को लगाया। उस समय खेड़ा छोटा कस्बा था, जिला भी नहीं था। वहां के किसानों ने एक कोऑपरेटिव बना ली। 126 किसान, दिन का 247 लीटर दूध, 2 लीटर दूध करने के लिए भी उनको 252 लीटर दूध चाहिए था। और जाके कहा बॉम्बे मिल्क स्कीम वालों को, कहा हमारा दूध ये जो है हम डायरेक्ट आपको सप्लाई करेंगे, हम पोल्सन को नहीं देंगे। उसने उनको मना कर दिया, तो उन्होंने हड़ताल कर दी 15 दिन तक। अंत में उन्होंने कहा चलो भाई खेड़ा वालों का दूध सीधे ले लो। तो 450 किलोमीटर दूर रोज 246 लीटर दूध की डिलीवरी के लिए कोऑपरेटिव बनी। धीरे धीरे उसकी सदस्य संख्या 5000 10,000 हो गई। उन्होंने पाउडर के दूध का प्लांट लगा लिया, बटर का प्लांट लगा लिया, और वो अमूल ब्रांड बन गया। 50,000 करोड़ की बिक्री वाला हमारे देश में, जो आज मल्टीनेशनल कंपनियों को चॉकलेट और पिज्जा और आइसक्रीम और सब में टक्कर दे रहा है। और उसकी देखा देखी 22 स्टेट्स ने अपनी 3 टियर मिल्क मार्केटिंग फेडरेशंस बनाई। आज 1.5 करोड़ किसान उस मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के देश भर में मेंबर हैं, और भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। वर्ल्ड में मिल्क की पर डे पर कैपिटा अवेलेबिलिटी 350 मिलीलीटर है, हमारे देश में 450 मिलीलीटर है। केवल उन लोगों की मेड फॉर लोकल, मेड बाई भारत प्रोडक्ट्स की पहल 126 अनपढ़ किसान, जिनका प्रतिदिन बेचने योग्य दूध 247 लीटर ही था, उन्होंने आज एक ऐसा व्हाइट रिवॉल्यूशन देश में पैदा किया। तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को, देशवासियों को, मेक लोकल, वोकल फॉर लोकल और मेक उसको लोकल को हम वर्ल्ड क्लास बनाए। इसके साथ ही मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ। मेरा 25 मिनट और 2 सेकंड 3 सेकंड ऊपर हो गए हैं, और माननीय राज्यपाल महोदय के को पुनः मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था। और मुझे पूरी इस तरह के जो मैं देख पा रही हूँ, मुझे उम्मीद है बहुत सारे हमारे ऑडियंस के क्वेश्चंस भी होंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे साथ बने रहें, और कुछ क्वेश्चंस हम सेशन के बाद में लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे राज्य के प्रथम नागरिक, राज्य के राज्यपाल तथा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महामहिम श्री कलराज मिश्र जी आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। हम सब इनसे बखूबी परिचित हैं, पर परंपरा क्रम में आपका जीवन परिचय मैं देना चाहूंगी। विद्यार्थी जीवन से ही विभिन्न तरह के सामाजिक कार्यों से आप जुड़े रहे, और 1963 में आपने पूर्ण सार्वजनिक जीवन को अपना लिया, और तब से अब तक अपने कार्यकाल में आपने बहुत सारी सरकारी और अन्य बहुत सारी जिम्मेवारियों, जैसे पीडब्ल्यूडी, मेडिकल एजुकेशन, पर्यटन, सड़क निर्माण, एमएसएमई सेक्टर आदि में पूर्ण निष्ठा से अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन किया। आपने उत्तराखंड राज्य की स्थापना में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपके प्रयासों और मजबूत संगठन बनाने की क्षमता ने बहुत सारे सक्षम संगठनों का निर्माण किया है। आप 3 बार राज्यसभा सदस्य रहे, देश में एमएसएमई सेक्टर के केंद्रीय मंत्री रहे, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का कार्यभार देखते हुए सितंबर 2019 में राजस्थान राज्य के 44वें राज्यपाल के रूप में आपने जिम्मेवारी को संभाला। हर व्यक्ति के जीवन को सरल और सुचारू बनाना हमेशा आपकी प्राथमिकता रही है, और कोविड के इस संकट काल में भी हमने आपके कुशल और दक्ष नेतृत्व में राजस्थान राज्य की दशा बेहतरी की तरफ जाते हुए देखी है। राज्य के नागरिकों के साथ समय समय पर आप द्वारा किए गए समाधानात्मक संवाद ने इससे उबरने में सबकी बहुत मदद की है, और परिणाम स्वरूप आज पूरा राज्य पूरे जोश और क्षमता के साथ पुनः तेजी से अपने विकास पथ की ओर अग्रसर हो चुका है। कोविड के इस समय में आपके आत्मीय व्यवहार ने, जिसमें आपने व्यक्तिगत रूप से संस्थानों का कुशल क्षेम पूछा, एक संरक्षक के रूप में आप हमारे साथ हैं, इस बात ने हमें बड़ा आत्मबल दिया। इसी दौरान बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने अपने पूरे विद्यार्थियों के लिए मानवीय मूल्यों और सुखपूर्वक जीवन के मंत्र को देने के लिए एक वर्कशॉप सीरीज का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन आपके कर कमलों द्वारा ही हुआ, और आप ही ने उनके सर्टिफिकेट का वितरण भी किया। माननीय, मुझे अत्यंत हर्ष है आपको ये बताते हुए कि देश की तकनीकी शिक्षा में आज आपके इस विश्वविद्यालय का नाम वैल्यू बेस्ड टेक्निकल एजुकेशन के लिए ना केवल जाना जाता है, बल्कि अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। ये कुलाधिपति के रूप में आपके मार्गदर्शन और हमारे कुलपति महोदय की दृढ़ इच्छा शक्ति से ही संभव हो पाया है। आपसे करबंद निवेदन है कि अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करें। सभी को नमस्कार। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति
प्रोफेसर SD चारण जी, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा के कुलपति प्रोफेसर भगवती प्रसाद शर्मा जी, जिनका उद्बोधन बड़ा ही विश्लेषणात्मक और बी वोकल फॉर लोकल को एकदम चरितार्थ करने वाला था। किस तरीके से व्यवहारिक रूप से उसका अपने देश में उपयोग किया जा सकता है, लाया जा सकता है, इसको भी आपने बड़े प्रभावी तौर पर इकोनॉमिक नेशनलिज्म के स्लोगन के आधार पर करने की बात की। ऐसे प्रोफेसर भगवती प्रसाद शर्मा जी, यहाँ उपस्थित सभी प्राध्यापक गण, अभिभावक गण, अधिकारी गण और सभी भाइयों, छात्र बंधुओं, अभी प्रोफेसर भगवती प्रसाद शर्मा जी ने बड़ा ही प्रभावी तौर पर बी वोकल फॉर लोकल के संबंध में बात रखी। भारत किस क्षेत्र में पीछे है, इसको भी आपने बड़े ही अपने आंकड़ों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। आपने स्वयं बताया कि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हम बहुत पीछे, चाइना बहुत आगे, और इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ आवश्यक है। जो बी वोकल फॉर लोकल की हम बात करते हैं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा स्थान है। हमें पता है कि पहले भारत के अंदर छोटे छोटे उद्योगों का ही विस्तार था। कुटीर उद्योगों के माध्यम से ही अपने आर्थिक स्थिति को बड़ा प्रभावी तौर पर आगे बढ़ाने में सफल हुए थे, सक्षम हुए थे, और उन्हीं के उत्पाद को हम दुनिया के देशों में निर्यात भी करते हैं, और उसके कारण हमारी आर्थिक स्थिति बड़ी अच्छी हुई थी। आज कोविड-19 के इस संकट में स्थानीय वस्तुओं का महत्व सिद्ध हो गया है। हम लोग फिर अनुभव करने लगे हैं कि स्थानीय आधार पर उत्पादन बहुत आवश्यक है। स्थानीय लोग ही थे जिन्होंने इस संकट के दौरान भारत की मांग को स्थानीय मानव श्रम से स्थानीय स्तर पर पूरा किया। अब समय आ गया है कि स्थानीय सामान बनाने वाले लोगों की मदद की जाए। हर भारतीय का कर्तव्य है कि वह स्थानीय उत्पादों को खरीदे और स्थानीय उत्पादों और उत्पादन करने वालों के प्रति मुखर भी हो, जिसको प्रोफेसर शर्मा ने बड़े ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यह हर भारतीय का ये विशेष रूप से दायित्व बनता है कि इस बात पर ध्यान दे कि हम स्थानीय उत्पाद को ये कहकर किनारे न करें, अरे ये तो इधर ही का बना है, इससे हमारा क्या है, हम तो बाहर की चीज लेंगे। जो सामान्य तौर पर लोगों के मन मस्तिष्क में विद्यमान है, इस मानसिकता को समाप्त करके स्थानीय उत्पादन के प्रति मुखरता के साथ उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी। स्थानीय सामान न केवल खरीदना है, बल्कि उन पर हमें गर्व भी करना है। हमारे द्वारा बनाया हुआ माल अच्छा होगा, और अगर इसमें कहीं गुणवत्ता की कमी है तो उसे सुधारने का प्रयास भी किया जाएगा, उसके लिए उत्प्रेरित भी किया जाएगा। यह बार बार लोगों के मन मस्तिष्क में डालने की आवश्यकता है। वर्तमान में कोविड-19 महामारी के इस समय में भारतीय उत्पादन, स्थानीय बाजारों और स्थानीय आपूर्ति की श्रृंखलाओं को महत्वपूर्ण रूप से मान्यता हमें देनी पड़ेगी। कोविड-19 ने हमको सिखा दिया है कि भारत का स्थानीय उत्पाद महत्वपूर्ण है। संकट के समय लोगों की मांग वास्तव में स्थानीय स्तर पर ही पूरी होगी, हो रही है। अब स्थानीय उत्पादों के बारे में मुखर होने, इन्हें वैश्विक बनाने में सहायता करने का भी समय आ गया है। देश के 130 करोड़ देशवासियों का लोकल उत्पादों के प्रति संकल्प एवं दृढ़ विश्वास ही भारत को लोकल के लिए वोकल और वोकल से फिर ग्लोबल बनाया जा सकता है।
यह हमारे स्थानीय ब्रांडों को वैश्विक उपस्थिति के लिए भी प्रेरित करेगा। अनेक भारतीय उत्पादों में वास्तव में वैश्विक होने की क्षमता है। यदि भारतीय स्थानीय के लिए मुखर हो जाएं, तो उत्पाद बनाने वाली देश की सूक्ष्म, लघु और मध्यम कंपनियां विश्व में विशिष्ट पहचान बना सकेंगी, जिसे एमएसएमई कहते हैं। और एमएसएमई हमेशा देश की आर्थिक अवस्था को सुदृढ़ करने में सहयोगी रही है। भारत की आजादी के पश्चात प्रारंभ में ही छोटे छोटे उद्योगों पर ज्यादा जोर देने की बात की गई। उसके लिए कुछ सुनिश्चित भी तय किया गया था कि इतना हम व्यय करेंगे ताकि छोटे उद्योग अधिकाधिक मात्रा में विकसित हों और उसके माध्यम से देश की आर्थिक व्यवस्था को हम सुदृढ़ कर सकेंगे। लेकिन जैसा होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। आज उसकी आवश्यकता प्रतीत हो रही है। और एमएसएमई के बारे में सामान्य तौर पर कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग की बात आपने की, तो लगभग 35% हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा एमएसएमई है और 45% एक्सपोर्ट की दृष्टि से भी एमएसएमई अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है। 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करता है। और ये एमएसएमई छोटे छोटे उद्योगों को अगर इसी के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, मेक इन इंडिया का नारा दिया गया, उसको ध्यान में रखकर किया गया, तो निश्चित रूप से बी वोकल फॉर लोकल की स्थिति को हम अच्छी तरह से चरितार्थ कर सकते हैं। यह पावन कार्य भारत की विशिष्टता को भी उजागर करेगा, क्योंकि भारत में कई ऐसे अद्वितीय उत्पाद हैं जो उच्च गुणवत्ता के साथ ही किफायती भी है। आत्मनिर्भर भारत के लिए उत्पादों को न केवल भारत में बनाने की जरूरत है, बल्कि स्थानीय ब्रांड निर्माण व विपणन के प्रचार प्रसार को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। वोकल फॉर लोकल के इस अभियान से देश की कंपनियों में गर्व की भावना मजबूत होगी तथा बेहतर उत्पाद बनाने की तरफ भी देश की निर्माता कंपनियों को प्रोत्साहन प्राप्त होगा। यह अवधारणा भारतीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगी। वर्तमान आर्थिक संकट को दूर करने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता है। इसलिए भारतीय उत्पादों को खरीदने से भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा। यह अभियान देश के लिए बहुत आवश्यक है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला बाजार है। कोविड काल ने हमें यह सिखाया है कि आपात स्थिति में देश में बनी वस्तु ही देश की जरूरत को पूरा कर सकती है। एक तरफ देश सीमा पर चीन से अपनी प्रभुसत्ता के लिए जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना के कारण हमारी पूरी आपूर्ति श्रृंखला अवरुद्ध होने से नागरिकों की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने की चुनौती भी हमारे सामने है। ऐसे समय में यह समझ में आता है कि अपनी आवश्यकताओं के लिए देश की निर्भरता किसी बाहरी देश पर होने से काम नहीं चल सकता है। यह देश में बने उत्पादों से ही संभव है। अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए स्थानीय मॉडल पर विचार करने का अब समय आ गया है। स्थानीय स्तर पर बन सकने वाली वस्तुओं को बाहर से मंगाने के लिए संसाधनों का इस्तेमाल न केवल दुरुपयोग है, बल्कि इससे स्थानीय लोगों के रोजगार के अवसर भी कम होते हैं। आज आवश्यकता है कि देश का मजदूर जो संकट की घड़ी में गांव वापस लौट रहा है, वह आत्मनिर्भर बनने के लिए कृषि, लघु उद्योग, हथकरघा उद्योग धंधों से जुड़े। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके तरफ हमारे प्रोफेसर शर्मा ने भी संकेत किया है। कृषि को हम इस तरीके से आत्मनिर्भर बनाएं, कृषि के माध्यम से ही इतने अधिक उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं जो स्वयं भारत को आत्मनिर्भर बना सकने में सक्षम हो सकता है।
देश में प्रतिभा और हुनर की कमी नहीं है। देश के नागरिकों ने हर स्तर पर यह सिद्ध कर दिया है, किंतु धीरे धीरे उचित अवसरों की कमी के कारण प्रतिभाएं देश के बाहर जाने को मजबूर होती चली गई। अब पुनः एक बार ऐसा समय आ गया है कि जिसमें हम ऐसे अवसर बना सकते हैं कि जिससे देश में शोध व विकास मजबूत हो तथा अपनी जरूरत की सभी चीजें हम स्वयं बनाने में सक्षम हो सकें। यह हमारे देश की युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाएगा और हमारी सोच को भी वोकल फॉर लोकल बनाएगा। देश में इस तरह का आंदोलन चलाए जाने की आवश्यकता है। पहले भी ऐसे आंदोलन हुए 1905 में। उस समय बंगाल की तरफ से भी काफी तेजी के साथ पोखरे वगैरह थे, बड़ी तेजी के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया था। तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और विकास का हिस्सा रहा, स्वदेशी के सिद्धांतों का पालन अर्थात ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार और घरेलू उत्पादों और उत्पादन प्रक्रियाओं का पुनरुद्धार करके भारत में आर्थिक स्थिति में सुधार करना आत्मनिर्भरता वाला ही कदम था। ब्रिटिश साम्राज्य को हटाने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रवाद की एक आर्थिक रणनीति तब बनी थी, जिसमें हमें सफलता भी मिली। यह आंदोलन काफी सफल रहा और पहले 2 या 3 वर्षों में ही ब्रिटिश शासन विशेष रूप से कपड़े के आयात में भारी गिरावट आई थी। गांधी जी का वो चरखा, ये केवल चरखा नहीं था, वो भारतीय उद्योग संस्कृति का प्रतीक था, कुटीर उद्योगों का प्रतीक था। और उस प्रतीक को ध्यान में रखते हुए कैसे कैसे गांव-गांव में छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधों का विकास किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, इस दिशा में चरखा को प्रतीक के रूप में मानकर गांधी जी ने इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। बाकी के उस समय के तत्कालीन नेताओं ने भी इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, जिसके कारण एक बार ब्रिटिश हुकूमत को भी लगने लगा कि जिसके आधार पर भारत का आर्थिक स्वरूप निर्भर होता है, जिसको हम ध्वस्त करना चाहते हैं, इनके कारण स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत उसको आगे बढ़ाने का प्रभावी तौर पर प्रयास किया जा रहा है और इसलिए वो कुछ हद तक सफल हुआ था। 2014 में मेक इन इंडिया की आवश्यकता, मेक इन इंडिया की अवधारणा को स्वदेशी के आंदोलन के रूप में देखा गया। इसका उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और बेहतर प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास सुनिश्चित करने और माल का उत्पादन करके देश के भीतर रोजगार सुनिश्चित करने के लिए था। साथ ही एफडीआई का आमंत्रित करने, अधिक उद्यमियों को प्रेरित करके विकास को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीक का विकास करना भी था। इन आंदोलनों ने न केवल भारतीय उपभोक्ताओं बल्कि वैश्विक रूप से भी स्थानीय ब्रांडों के लिए बहुत अधिक प्रोत्साहित किया। आज के जो सोशल मीडिया व सूचना तकनीकी के समय में इस पूरे अभियान को तेज गति से जनमानस तक पहुंचाने का अवसर भी दिया है। कोविड के इस आपातकाल के दौर ने जीवन के ऐसे मोड़ पर हमें लाकर खड़ा कर दिया है जिसके बारे में हमने कभी स्वप्न भी नहीं देखा था, तो सोचा था ना उस प्रकार की कल्पना भी थी। जीवन की सभी गतिविधियों को रोक दिया है, लेकिन साथ ही एक अवसर भी प्रदान किया है कि हम कुछ गंभीर और महत्वपूर्ण निर्णयों को भी ले पाए। वोकल फॉर लोकल भी एक ऐसा ही कार्य है जो देश उस समय की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी ने इसी लोकल फॉर वोकल या वोकल फॉर लोकल, ये जो उन्होंने नारा दिया और इसी के आधार पर उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत की कल्पना इसी आधार पर की। आत्मनिर्भर भारत उसी समय हो सकता है जब हम लोकल को प्रश्रय देंगे, लोगों के प्रतिभा और श्रम का
समुचित तौर पर स्थानीय आधार पर उत्पादन के अंतर्गत हम उनका उपयोग करें, तभी हम सही मायने में कह सकेंगे कि आत्मनिर्भर होकर स्वावलंबन के साथ जीवन बिता सकने में हम सक्षम हैं, समर्थ है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत इसी रूप में हो सकता है, और इसलिए इसको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसीलिए जब उन्होंने घोषणा किया था कि हम इसके लिए 20 लाख करोड़ इसके लिए व्यय करेंगे और उसमें लगाने का प्रयास किया गया था, उसके पीछे यही एकमात्र लक्ष्य था कि किस तरीके से आत्मनिर्भरता हम प्राप्त कर सकते हैं और लोग वोकल फॉर लोकल के लिए किस तरीके से अधिकाधिक स्थिति का हम निर्माण कर सकते हैं और उसके प्रति लोगों को जागरूक कर सकते हैं। भारत का परंपरागत ज्ञान विश्व विख्यात रहा है। भारत के ज्ञान को आज तक किसी ने चुनौती नहीं दी। हमारा सदियों का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। अब समय आ गया है कि अपनी आत्मनिर्भरता से भारतवासी अपने देश की क्षमताओं से अवगत हो और पुनः विश्व में भारत को एक समृद्धशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करें। देश की बहुत सी सम्मानीय उद्योगों ने इसका स्वागत किया और इस पर सफलतापूर्वक काम भी शुरू कर दिया है। मुझे इस वेबिनार में आपने बुलाया और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ आदरणीय श्री शर्मा जी को सुनने का। शर्मा जी के बारे में मुझे जानकारी है, 2 बार आपने WTO में प्रतिनिधित्व किया भारत में, और जिस तरीके से आपका मौलिक चिंतन दिखाई पड़ा और उस मौलिक चिंतन के आधार पर आंकड़ों को समक्ष रखते हुए कैसे हम भारत को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम लोकल को और अधिक प्रश्रय दे सकते हैं, इसके बारे में शर्मा जी ने उदाहरण के साथ बड़ा ढंग से चीजों को प्रस्तुत किया है। शर्मा जी को मैं सुना हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा है और इसलिए मैं बार बार सुनना चाहूंगा। जब भी शर्मा जी का मुझे पता लगेगा तो मैं जरूर सुनूंगा, क्योंकि एक से नई दिशा भी प्राप्त हुई है और आपके इस मौलिक चिंतन के आधार पर सही माने में अगर इसको व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया गया तो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत, नया भारत जो हमारा प्रधानमंत्री का कथन है, स्लोगन है, निश्चित रूप से व्यवहारिक धरातल पर दिखाई पड़ेगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं दिखता है। इस वेबिनार के लिए मैं बहुत बहुत श्रीमान कुलपति महोदय को धन्यवाद देता हूं और इतनी बात कहकर अपनी बात मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राज्यपाल महोदय का पूरे विश्वविद्यालय की तरफ से इन आशीर्वचनों के लिए हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। भारत के पास अपार प्राचीन ज्ञान, विज्ञान और भाईचारे की संस्कृति है। सही मायने में यदि देखा जाए तो इसके ग्लोबलाइजेशन की जरूरत है। यदि इकोनॉमी की हम बात करें तो उसके तो लोकलाइजेशन की जरूरत है। वही हमारे देश को उन्नति के शिखर पे पहुंचा सकती है। और गांधी जी ने भी ऐसा ही कहा था कि हर गांव स्वयं में सक्षम हो, आत्मनिर्भर हो, यही स्वराज है। वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत की मिशन की तरफ जो एक कदम है, वो देश को विश्व में विशिष्ट और उत्तम गुणवत्ता वाले उत्पादों के हब के रूप में स्थापित करेगा। देश में इसके लिए जरूरी सभी चीजें जैसे मार्केट, डिमांड, लेबर, रॉ मटेरियल और काफी हद तक टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन कैपेसिटी भी उपलब्ध है। जरूरत थी एक डायरेक्शन की, एक इच्छा शक्ति की, और वोकल फॉर लोकल कैंपेन ने हमको वो दृढ़ इच्छा शक्ति दे दी। अब मैं इस कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद प्रस्ताव के लिए विश्वविद्यालय के अकादमिक निदेशक डॉक्टर वायन सिंह सर से अनुरोध करूंगी कि वो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। धन्यवाद मैडम। सबको नमस्कार है। मैं सबसे पहले हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय का बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद कहना चाहूंगा। आप महोदय ने हमेशा विश्वविद्यालय परिवार एवं विद्यार्थियों को अपार स्नेह दिया है और हमेशा हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके हमारे विद्यार्थियों को और सभी शिक्षकों को हमेशा आपका मार्गदर्शन मिलता रहा है। इस मार्गदर्शन से हम सभी हमेशा उत्साहित रहते हैं। महोदय, आपने जो भी आज सुझाव दिए हैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
कि हमारा पूरा परिवार आपके इन सुझावों का अक्षरशः पालन करने की पूरी कोशिश करेगा। धन्यवाद सर। माननीय कुलपति महोदय, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय प्रोफेसर भगवती प्रसाद शर्मा जी का भी मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद करता हूं। महोदय, हमेशा आप हमारे शिक्षकों और विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए समय देते हैं और निश्चित रूप से उससे हमें एक दिशा मिली है, हमारे विद्यार्थियों को एक दिशा मिली है और मैं यह विश्वास करता हूं कि आपका यह मार्गदर्शन हमेशा हमारे विश्वविद्यालय को मिलता रहेगा। इस सब के लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही मैं इस कार्यक्रम से जुड़े हुए राजभवन के सभी अधिकारी, कर्मचारी और हमारे विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी कर्मचारियों का भी अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सबको एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब यदि महामहिम राज्यपाल महोदय आज्ञा दें तो मैं उनकी आज्ञा से इस सत्र के समापन की घोषणा करती हूँ। अब मैं ये कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर ममता शर्मा पारिक को सुपुर्द करती हूँ, वो आगे के कार्यक्रम को संचालित करें। ओवर टू ममता। थैंक यू मैम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं प्रश्नोत्तरी सत्र की ओर। जैसे हमने सुना कि बहुत ही इंफॉर्मेशनल लेक्चर था सर का, तो कुछ सवाल भी हमारे मन में आते हैं। सर, एक सवाल जो हमारे पास आ रहा है, चैट बॉक्स में दिख रहा है और ये मुझे लगता है सभी का सवाल है, जो जैसे राज्यपाल महोदय ने कहा कि जो हमारी मानसिकता है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को लेके, अत्यधिक तौर पर हम यह सोचते हैं अधिकतर कि जो विदेशी उत्पाद हैं उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड ज्यादा है बजाय कि लोकल उत्पादों के। तो सर, क्या कुछ फंडामेंटल चेंजेस की भी जरूरत है ताकि हम इस मानसिकता को बदल सकें? देखिए, हर उत्पाद के संबंध में तो ऐसा नहीं है कि भारतीय उत्पाद इंफीरियर है, ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए मैं शूज में कहूं, बाटा से ज्यादा बढ़िया जूता लिबर्टी का है। केवल बाटा इंग्लैंड की कंपनी है, लिबर्टी के हमारे यहाँ जो है लैंड रोवर जगुआर से लेके और उसके प्लेटफॉर्म चाहे मांझा या सारे प्रोडक्ट्स, कहीं उसमें मतलब जो है हम इंफीरियर नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं दो बातें हुई है। एक तो, बल्कि एक क्वालिटी का बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। हमारे देश में 50-60 सॉफ्ट ड्रिंक के ब्रांड्स थे और आप देखिए कि पार्ले प्रोडक्ट्स के थम्स अप, लिम्का आदि बहुत सारे ब्रांड्स थे। और जब कोका कोला कंपनी आई तो उसने बाजार से उसकी बॉटल्स खरीद के फोड़ना शुरू कर दिया ताकि उसको रीफिलिंग के लिए बॉटल्स नहीं मिलती थी। उसके बाद उसने मतलब जो है उसकी कुछ इक्विटी टेक ओवर कर ली, उसके डीलर्स के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि भाई आप अगर साल भर कोई दूसरा ब्रांड नहीं बेचोगे तो मैं आपको एक छोटा फ्रिज मुफ्त दूंगी, क्योंकि उनकी डीप पॉकेट्स थी इसलिए। और फिर पार्ले प्रोडक्ट्स के मालिक चौहान ब्रदर्स को लगा कि भाई ये मेरा 600 करोड़ का जो सॉफ्ट ड्रिंक्स का बिजनेस है चौपट नहीं होगा, तो उन्होंने उस बिजनेस को उसको बेच दिया। और पॉलिसी लोगों में इतना नहीं कर पाया। कहने का मतलब ये है कि हर जगह सुपीरियरिटी, हाँ ठीक है, कुछ जगह जितना हमारा प्रोडक्शन एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतना हमारा क्वालिटी इंप्रूव होगी। और मैं आपको ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि रॉबिन जूते का पॉलिश और चेरी में आप अगर उपयोग करेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा। उनकी चूंकि डीप पॉकेट से वो उतना विज्ञापन करते हैं। और पहली चीज ये है कि अगर भारत का एक सैनिक अपने उसको क्षत विक्षत शव को वापस मिले हैं चीन के बॉर्डर से, या पाकिस्तान उनका जो है सिर काट कर ले जाता है, वो देश के लिए इतना बड़ा त्याग करता है, तो क्या हम मतलब चीन का मोबाइल या चीन का टीवी सेट TSL का या चीन का कैलकुलेटर न खरीद के भारत के भी 200 ब्रांड है। तो कहने का मतलब है आर्थिक राष्ट्रनिष्ठा से ही हम आगे बढ़ सकेंगे। हमारे सामने विकल्प दो है, या तो देश को हमेशा के लिए सारे उद्योगों को विदेशी स्वामित्व नियंत्रण में दे देना, फॉरेन ब्रांड खरीद के, और नहीं तो मेड बाय इंडिया ब्रांड्स खरीदेंगे तो भारत भी विश्व से में ज्यादा बढ़िया प्रोडक्ट बनाएगा। एक उदाहरण लीजिए, हमने क्रे सुपर कंप्यूटर खरीदना चाहा अमेरिका से, क्रे कंपनी से,
वो हमको अमेरिका ने वीटो कर दिया कि भाई आप ये ड्यूल यूज में काम लोगे कहीं न्यूक्लियर साइमुलेशन में। तो 32 करोड़ रुपया हम उसका देने को तैयार थे। फिर जब नहीं मिला तो भारत सरकार ने CDAC सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग केवल 30 करोड़ की लागत से बना दिया, और उसमें विजय भाटकर जी ने केवल कुछ लाख रुपयों में एक ऐसा पैरेलल प्रोसेसर बनाया। दुनिया में किसी ने सोचा ही नहीं था कि पैरेलल प्रोसेसिंग भी कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा अपनी प्रोसेसिंग की स्पीड तो बढ़ानी है, उन्होंने पैरेलल प्रोसेसर बनाया। कई मायनों में वो क्रे सुपर कंप्यूटर से इंफीरियर था, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्रे सुपर कंप्यूटर से फास्टर थी, और वो आज भी हम 537 टेराफ्लॉप की प्रोसेसिंग स्पीड के पैरेलल प्रोसेसर बना रहे हैं, जो दुनिया के मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट पैरेलल प्रोसेसर्स हैं। तो कहने की आवश्यकता है कि हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, और उसमें आरंभ में अगर हमको चाहे कोई सुपीरियर फॉरेन ब्रांड्स भी है तो उसको छोड़कर, और जैसा मैंने जापान का मोटे चावल और अच्छे कैलिफोर्निया के राइस का उदाहरण दिया, या मैंने कैमरा रोल का, तो हमें बिना मरे स्वर्ग नहीं मिल सकता। तो देश के प्रति राष्ट्रनिष्ठा की अभिव्यक्ति, आर्थिक राष्ट्रनिष्ठा के बिना हम भारत को सुपर पावर नहीं बना सकते। एक ऐसा ही क्वेश्चन है कि जैसे सर बड़ी कंपनियों के लिए तो ये पॉसिबल है कि वो लोकल प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं, मैन्युफैक्चरिंग की जाए, लेकिन जो छोटे उद्योग हैं उनके साथ ये समस्या आती है, जैसे हमने बात की एक्विजिशंस की, कि अगर आप वीकर हैं तो तुरंत एक्वायर कर लिया जाता है कंपनी को, डुप्लीकेसी ऑफ प्रोडक्ट्स हो जाता है। तो सर इस तरीके के डर से जो स्मॉलर MSMEs हैं वो कैसे उभर के आ सकती हैं? देखिए, दो चीजें हैं। MSME भी अगर आप परचेज सपोर्ट देंगे तो वो एकदम आगे बढ़ती चली जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, MSME के लिए एक अल्टरनेटिव ये है कि हम कंसोर्शियम अप्रोच पे जाएं, उद्योग सहायता संघ। तो क्या होता है कि मान लीजिए किसी एक, जैसे मैंने उदाहरण दिया था फिरोजाबाद वाले को ही मैं ले लेता हूँ, कांच के 520 कारखाने थे। अब वो 520 में से 300 साढ़े 300 केवल इसलिए बंद हो गए कि चाइना ने ऐसा फर्नेस डेवलप कर लिया कि जो 1300 डिग्री पे ग्लास आइटम्स मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो थोड़े ड्यूरेबल ज्यादा होते हैं। हमारे यहाँ 600-700 डिग्री का फर्नेस टेम्परेचर अभी शायद 800-900 पे ले गए। अब एक इंडिविजुअल MSME वाले की तो ताकत नहीं होती है कि वो अपना इस तरह का फर्नेस डिजाइन करवा ले, लेकिन अगर वो 400, 550 अगर जो है MSME के ऑनर्स हैं, वो अपना एक उद्योग सहायता संघ बनाए, और दुनिया में चाहे ताइवान ले लीजिए, कोरिया ले लीजिए, जापान ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, यूरोप ले लीजिए, सब जगह ये कंसोर्शियम अप्रोच। अमेरिका में पिछले 50 साल में जितनी नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई उसमें 90% खर्चा वहां की सरकार का थ्रू कंसोर्शियम रूप, कि मान लो कंसोर्शियम बना लिया, उस कंसोर्शियम में हर साल थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन वो 550 ही अगर जो ग्लास मैन्युफैक्चरर्स डालें, और जितना वो कंट्रीब्यूट करते हैं उसका अगर 4 गुना सरकार उसमें डाले, प्री कॉम्पिटिटिव रिसर्च हो कि उनको अगर 1300 डिग्री का फर्नेस डेवलप करना है तो वो वहां हो। कंसोर्शियम का एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं देता हूं, चूंकि आप लोगों की टेक्निकल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, शायद मैंने पिछली बार भी दिया होगा। सारे वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट अमेरिका के पास ही थे, बोइंग और लॉकहीड मार्टिन के, और यूरोप के पास कुछ भी नहीं था। यूरोप ने सोचा हमारा भी एक वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट सिविलियन होना चाहिए, और उनके पास कोई किसी एक कंट्री की ताकत नहीं थी। तो इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन, चारों कंट्रीज ने मिलकर उनके वहां जो कंपनियां अमेरिकन बड़े वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट के लिए एरोस्पेस स्पेयर पार्ट्स बनाती थी, या उनके वहां जो छोटे हवाई जहाजों के लिए हिस्से पुर्जे बनाती थी, उन सबका मिला के एयरबस कंसोर्शियम बनाया, एयरबस उद्योग सहायता संघ, और उसमें काम बांट दिया। चारों कंट्रीज में जो एरोस्पेस स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरर थे, कई सौ, तो आप इसके लिए फ्यूज बनाओगे, आप इसके लिए ये डायोड कॉन्फ़िगर करोगे, और आप इसके लिए फ्यूजलाज बनाओगे, आप इसके लिए रडर बनाओगे, ऐसे सारा काम बांट दिया, और उन्होंने एयरबस असेंबल करना शुरू किया। बहुत साल तक वो एयरबस कंसोर्शियम ही था, अब जाकर वो एयरबस कॉर्पोरेशन बना है। तो अगर मतलब यूरोप के 4 देश मिलके अपने छोटे छोटे एरोस्पेस स्पेयर पार्ट्स वाली कंपनियों को मिला के और इतना बड़ा हवाई जहाज एयरबस ला सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे आपके सारे श्रोता इतना समझ जाएंगे कि जहां है, अमेरिका ने 1984 में कोऑपरेटिव रिसर्च एक्ट बनाया कंसोर्शियम्स के लिए ही, ताकि वहां आज इलेक्ट्रॉनिक्स के से लेके फोटोनिक्स से लेके हर तरह की इंडस्ट्री के करीब 1000 उद्योग सहायता संघ है,
और उसमें जितना वो मतलब जो है सारी कंपनियां मिलके कंट्रीब्यूट करती है उसका 4 गुना 6 गुना, मतलब कई कंसोर्शियम में जो प्रायोरिटी वाले होते हैं 90% जो है उसका R&D का खर्च सरकार देती है, 10% वो सारे उद्यमी मिला के करते हैं और वो प्री कॉम्पिटिटिव रिसर्च वहां डेवलप होती है। तो कहने का मतलब यह है कि MSME के लेवल पे हमारे देश में जो 400 इंडस्ट्री क्लस्टर्स हैं उनको हमको कंसोर्शियम में बदलने की जरूरत है। कहीं टेक्सटाइल क्लस्टर है, कहीं ग्लास का क्लस्टर है, कहीं फाउंड्री का है, कहीं हम देखो मुरादाबाद में मेटल क्लिक वो है, तो हमें ये करना होगा। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ, अब ऑडिबल हो गई जी। थैंक यू वेरी मच सर। हेलो, यस, एक प्रश्न इस तरीके का भी है, जैसे हमने कृषि के क्षेत्र में बात करी, तो कृषि को भी सर कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि विदेशों में जो मॉडर्नाइज्ड एग्रीकल्चर है। अरे मैं तुमको बीच में ही रोक देता हूँ, मेरा बहुत प्रिय प्रश्न है। जी सर। इंडिया का इंजन ऑफ ग्रोथ एग्रीकल्चर है। हमारी 50% पॉपुलेशन कृषि पर निर्भर है और इसीलिए कोरोना के कारण मतलब ये 50% जनसंख्या पूरी तरह से अप्रभावित है। और भारत के पास विश्व की सर्वाधिक खेती योग्य जमीन है। 18 करोड़ हेक्टेयर खेती योग्य जमीन किसी के पास नहीं। हमारे से 4 गुना क्षेत्रफल जिन देशों का है, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो चाइना हो। चाइना के पास भी 9 करोड़ हेक्टेयर जमीन ही खेती योग्य, बाकी सारी बेकार जमीन, और उसमें से केवल 7 करोड़ हेक्टेयर इरिगेटेड है हमारी। हमारा जो 20 करोड़ हेक्टेयर मीटर पानी नदियों में बहकर बिना उपयोग के जा रहा है, उसका ठीक उपयोग करें तो भारत में 14 से 16 करोड़ हेक्टेयर जमीन को सिंचित किया जा सकता है। तो भारत विश्व की 2/3 जनसंख्या, 500 करोड़ जनसंख्या की खाद्य आपूर्ति करके विश्व की खाद्य महाशक्ति बन सकता है। आज भी जैसा किसी ने कहा था कि हमारे यहाँ 2 करोड़ टन अनाज सरप्लस होता है, कहीं आलू फेंकना पड़ता है, कहीं टमाटर फेंकना पड़ता है। आज भी स्थिति है। अगर 14 करोड़ हेक्टेयर हमने सिंचित कर लिया तो हमें फिर वर्ल्ड क्लास और वर्ल्ड के लिए करना होगा। अब आज हम किसी भी हालत में गेहूं के दाम 2 रुपए किलो बढ़ा देंगे तो महंगाई को लेकर पूरे देश भर में विरोध होगा और किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा, उसको हम उसकी आय को दुगना नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसान को हम फूड सिस्टम का पार्ट बना दें, यानी कि जीरो टेक्नोलॉजी और लो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज जो हैं, भाई वो गेहूं का दाम तो उसे 2 रुपए किलो बढ़ा नहीं सकता वो, लेकिन आटा, मैदा, सूजी, ब्रेड, केक और दूसरे बेकरी के प्रोडक्ट्स, पेस्ट्रीज, ऐसे सारे प्रोडक्ट्स हम अगर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, विलेज लेवल एंटरप्राइजेस, फार्मर कोऑपरेटिव्स, इन सब के माध्यम से कहीं अगर उसको इन सब में भागीदार बना लें, जैसा हमने अमूल का उदाहरण आपके सामने रखा ही था, तो हम अगर चाहें तो अगर किसान को पार्ट ऑफ फूड सिस्टम बना लें और वो प्रोडक्ट्स जो है वर्ल्ड क्लास हो, यानी कि एक्सपोर्ट के लिए योग्य हों, तो हम दुनिया की 2/3 जनसंख्या की खाद्य आवश्यकता की अगर पूर्ति करेंगे तो आज हमारे 225 लाख करोड़ रुपए के GDP में जो 15-16% एग्रीकल्चर का हिस्सा है, तो लगभग 30 लाख करोड़ के करीब, वो बड़े आराम से हम 200 लाख करोड़ के बराबर हो सकता है। और अगर आज भी दुनिया के सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कल्टीवेटर्स भारत में हैं, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन का एरिया चाहे ऑस्ट्रेलिया ज्यादा हो, लेकिन हमारे पास जो ट्रेन्ड ऑर्गेनिक कल्टीवेटर्स इतने हैं, और हम अगर ऑर्गेनिकली कल्टीवेटेड प्रोडक्ट्स को और उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और पूरी दुनिया के लिए अगर हम मतलब जो है करते हैं, तो निश्चित मानकर चलिए कि अगर एग्रीकल्चर का GDP 200 लाख करोड़ हो जाएगा तो वो किसान की जेब में पैसा जाएगा, तो बच्चे के लिए कोट खरीदेगा, कहीं घर में मिक्सी खरीदेगा, फ्रिज खरीदेगा, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी हमारा बढ़ावा मिलेगा और हम एक आर्थिक वृद्धि के ऐसे चक्र में, हमारे देश के अगर किसी व्यापारी को अगर 200 करोड़ का मुनाफा होता है तो वो कहीं स्टॉक मार्केट में लगा देगा, कहीं लगा देगा, लेकिन किसान की अगर 2 लाख रुपए की एक्स्ट्रा इनकम होगी तो वो बाजार में अपने बच्चे के लिए 2 पेंट खरीदेगा, वो अपनी पत्नी के लिए शॉल खरीदेगा, वो अपना घर में मिक्सी पंखा आदि खरीदेगा। तो
इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट तो हमारी एग्रीकल्चर की डिमांड ही करती है, एग्रीकल्चर इनकम ही करती है। इंडस्ट्रियलिस्ट की इनकम हमारे यहाँ डिमांड जनरेट करके मैन्युफैक्चरिंग को उतना बढ़ावा नहीं देती है जितना कि एग्रीकल्चर इनकम, मतलब जो हमारे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर वुड बी द इंजन ऑफ ग्रोथ अगर हम इसको ठीक से वो करें तो। सर एक स्थिति बता रहा हूँ जी जी, ये जो स्थिति है कि हमारे उत्पादन की कमी नहीं है और ऐसा ध्यान में आता है कि इसको फेंकना भी पड़ता है, आलू फेंका, कभी टमाटर फेंका, तो क्या पॉलिसी लेवल पे कुछ ऐसा करने की जरूरत है? मुझे लगता है अभी जो पिछले बजट में 5,000 करोड़ रुपए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए रखे, अभी मोदी जी ने जो 1 लाख करोड़ रुपए का रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया है उसमें भी इस तरह के प्रावधान हैं। और इसलिए ऐसा है कि पॉलिसी लेवल पे तो ये आवश्यक है ही, और उसके लिए मतलब सरकारों को सपोर्ट सिस्टम भी देना होगा और ऐसा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भी डेवलप करना होगा। उसके लिए पारिस्थितिकी तंत्र, तो जहां पर जिस प्रकार के प्रोड्यूस हैं, जैसा मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश, नहीं मैंने शायद दूसरे इससे पहले वाले लेक्चर में कहा था, उत्तर प्रदेश में जो आलू की कंजम्पशन की डिमांड है घरों की, जो सीड की डिमांड है, उस सबको छोड़ के 35 लाख टन आलू सरप्लस होता है। अब वो 35 लाख, लेकिन फर्रुखाबाद एशिया की सबसे बड़ी आलू मंडी है, लेकिन उसके आसपास कहीं भी आलू के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का कोई वो नहीं है। तो आवश्यकता इस बात की है कि पॉलिसी इंटरवेंशन भी चाहिए कि वहां पर अगर हमको सब्सिडाइज करना पड़े इंडस्ट्रीज को, अगर वहां पर अगर हमको मतलब जो है किसानों को कोई स्पेशल ट्रेनिंग देनी पड़े, उनकी कोऑपरेटिव, तो इस सब के लिए पहल करनी पड़ेगी ना पड़ेगी। मैंने इस बारे में अध्ययन करने की भी कोशिश की, तो ये भी पता चला कि जो हमारे वहां का आलू है, कई बहुत बड़ी संख्या में आलू किसान जो बोते हैं उसका बीज सही नहीं है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के लिए। तो वैल्यू एडिशन के लिए हो सकता है हमको सीड का जर्म प्लाज्म बदलना पड़ेगा। कहने का मतलब है इस पूरी प्रॉब्लम को ठीक से हम स्टडी करें कि भाई जहां टमाटो बेल्ट है, जहां पर हल्दी का, अब हल्दी से अगर हमने हल्दी बेचेंगे तो क्या पैसा मिलेगा, उसका कर्क्यूमिन बना के एक्सपोर्ट करेंगे जो हल्दी का, मतलब तो वो 5-6 हजार रुपए किलो बिकेगा। तो आवश्यकता इस बात की, अदरक बेचते हैं तो क्या भाव बिकता है, और अगर हम जिंजर ऑयल अगर एक्सट्रैक्ट करते बेचते हैं, तो आवश्यकता इस बात की है कि ये सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बहुत बड़ी मात्रा में किसान की इनकम को 10 गुना कर सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि पॉलिसी के साथ साथ फिस्कल सपोर्ट चाहिए, राजकोषीय समर्थन चाहिए, ताकि वो, और बल्कि इसमें क्या है, किसान नहीं कर सकते। मैं आपको राजस्थान, आप भी राजस्थान में बैठे हैं, अपने ये कोटड़ा और वो जो सारा इलाका है मालवा का चौरा, और वहां सीताफल बहुत होते थे, और उससे व्यापारी मतलब 8-10 रुपए किलो सीताफल खरीद लेता था जनजाति के लोगों से। वहां पर वनवासी कल्याण आश्रम के लोगों ने कोशिश की, उनको समझाने की कोशिश की कि भाई अगर तुम इसका पल्प बना के आइसक्रीम कंपनियां या बड़े होटल्स को बेचोगे सीताफल की बासुंदी, तो तुमको 10 गुनी कीमत मिलेगी। उन्होंने कहा देखो ये हमारे को समझ में नहीं था, हमारा तो जो सीताफल तोड़ के हम लाते हैं, शाम को आटा खरीद के और उसकी रोटी बनानी पड़ती है संभव। तो वहां पर फिर वो कल्याण आश्रम वाले लोगों ने क्या किया कि जितना व्यापारी उनको पैसा देता था उतना उनको वो पैसा देते थे, तो वो खुश होके चले जाते, लेकिन वापस उनको बुलाते वो दिन में। और उन्होंने इसका जो है सीताफल का पीलर खरीद के दिया उनको, तो भाई देखो ये लो, अब इसको पीलिंग करो। अब वो जो आइसक्रीम उसका गुदा जो सीताफल का निकलता, वो उन्हीं को कहा कि ये अमुक ट्रांसपोर्ट कंपनी से भेजो, अमुक जगह भेजो, ये सारा काम उनसे करवाया। और फिर जब उसका पैसा आया सीताफल की बासुंदी का, तो वो उनमें बांट दिया, और वो उनके 10 रुपए किलो से कहीं जाना 4 गुना पैसा मिला। उन्होंने कहा ये पैसा किस बात का, ये अपन ने यहाँ बनाया था ना, तुमने ही बनाया था, तुम ही डिस्पैच करने गए थे, ये उसका एक्स्ट्रा पैसा। बोला अच्छा ऐसा है क्या, तो उसके बाद में उस पिक्चर को उन्होंने ऑन कर लिया। मुझे लगता है कि ऐसे कई तरह के प्रयोग हमको करने। बिल्कुल सर, बहुत अवसर हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं एग्रीकल्चर में छुपी हुई, और मुझे खुशी हो रही है ये जानकर है हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय के मार्गदर्शन। तो अवसर को जरूरत है, इससे जुड़े हुए बहुत सारे फील्ड हैं, चाहे हम सप्लाई करें, जुड़े प्रोसेसिंग की बात करें, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज जिससे युवा वर्ग विकसित करके हमारे देश को आत्मनिर्भरता की और कृषि को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा सकते हैं सर। तो मैं पैनलिस्ट से भी आग्रह करती हूँ कि यदि उनका कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप अपना प्रश्न जरूर पूछें। जी सर, मैं
शर्मा जी से पूछना चाहूंगा सर, हमारी यूनिवर्सिटी थोड़ी सी नई यूनिवर्सिटी है और हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हमारे सभी सिलेबस कुरिकुलम सभी अभी बन रहे हैं, कुछ हम बना चुके हैं, कुछ बन रहे हैं, और हमारे विद्यार्थियों के लिए भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, तो हमारे विद्यार्थी कुछ आंतरिक प्रोजेक्ट भी करते हैं, कुछ उनका इस टाइप का वर्किंग भी रहता है। तो मैं सर आपसे मार्गदर्शन चाहूंगा कि इस दिशा में हम इस लेवल पर, क्योंकि हमारी शुरुआत है, हम क्या क्या ऐसी चीजें कर सकते हैं जिनसे कि अभी देश में जो हम चाहते हैं उस दिशा में कुछ आगे बढ़ सके। इसका सबसे पहली आवश्यकता इस बात की है कि आने वाले 10 वर्षों में देश को किस किस प्रकार की प्रौद्योगिकी चाहिए, और दूसरा, जैसा मैंने कहा कि चाइना से डीकपल करने के लिए हमको किस किस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लूं, सोलर पैनल बनाने में क्या है, आपके आसपास इतनी सिलिका है और सिलिका को 1000 डिग्री पे इग्नाइट करेंगे तो सिलिकॉन इनगोट बनता है। सिलिकॉन इनगोट की थिन वेफरिंग करके और जो है, और उन वेफर्स का उपयोग फोटोवोल्टाइक सेल में होता है, और फोटोवोल्टाइक सेल से फोटोवोल्टाइक पैनल। कहने का मतलब है कि हमारे देश में हमको वो सारे मतलब जो है सनराइज सेक्टर्स और वो सारे जिसमें हम फॉरेन डिपेंडेंट हैं, उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। जैसे मैं कई बार हमारे बच्चों को कहता हूँ, मैं अक्सर मेरी आदत है, मैं हमारी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है तो हॉस्टल में चला जाता हूँ, घंटा भर बच्चों को एड्रेस किया, फिर रात का मैस में उनके साथ ही खाना खा लेता हूँ। तो मैं लो आज के समय में मोबाइल फोन में लोग घड़ी देख लेते हैं, उनको घड़ी बांधने की जरूरत नहीं। फिर भी वियरेबल प्रोडक्ट आते हैं जो उसके आदमी मॉर्निंग वॉक पे जाता है तो उसके कदम भी गिन लेते हैं, उसका बीपी भी। हमने कहा भाई इसमें जो प्रोडक्ट्स में जो ऑलरेडी एट्रीब्यूट्स हैं, आप अपनी जो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो, तो कौन सा और प्रोडक्ट एट्रीब्यूट इसमें ऐड किया जा सकता है। एक तो बच्चों में यह ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाने की आवश्यकता है। और एक मुख्य बात जो आपने सिलेबस की पूछी है, तो मुझे लगता है कि हमको सिलेबस में पैडिंग कम करनी चाहिए पुरानी चीजों को, और नई चीजें जितनी हम इनकॉर्पोरेट कर सकें, और जो लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी हमारे अलग अलग फील्ड्स में है, उनको हमको इनकॉर्पोरेट करने की आवश्यकता है। जैसे मैंने उदाहरण के लिए कहा कि भाई अब हम ऑटोमोबाइल इंजन बंद कर देंगे, इलेक्ट्रिक ड्राइव आएगी, तो अब इलेक्ट्रिक ड्राइव का जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं वो करेंगे। दूसरा, एक इन दोनों बड़ा इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का जमाना है, तो कहीं ना कहीं हमको इंटरडिसिप्लिनरी यह भी कि भाई आज जैसे आप देखिए ब्रेन टू ऑडिबल स्पीच ऐसे सॉफ्टवेयर बन रहे हैं जिसमें न्यूरोलॉजी इन्वॉल्व होती है। लकवे का पेशेंट बिस्तर पे सो रहा है तो वह अपने दिमाग में क्या उसके है उनको रीड करने के लिए सेंसर्स डेवलप होते हैं, न्यूरोफिजिशियन इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद उसको बिग डेटा एनालिसिस में सब्जेक्ट किया जाता है और मशीन लर्निंग को लर्निंग कराया जाता है, और उसके बाद में अल्टीमेटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के माध्यम से उसको ऑडिबल स्पीच में कन्वर्ट किया जाता है। तो अब वो उसको कहेगा जो 8वीं पास अटेंडेंट है, भाई उसको पानी पीना है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें दुनिया में जिस तरह के न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जिस तरह की इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज आ रही हैं, उसमें किस तरह के सेंसर्स उपयोग हो रहे हैं, किस तरह के मतलब जो बिग डेटा है, तो हमें वो सारी चीजें थोड़ा अपने स्टडी करके और सिलेबस में उन चीजों को डालना होगा, तो हम देश को आगे ले जा पाएंगे। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, ज्यादातर रिसर्च हो रही है री इन्वेंशन ऑफ द व्हील, तो कहीं कहीं हमें ये करना होगा। जी सर, डेफिनेटली। थैंक यू सर। और प्रश्न सर बहुत सारे, जी सर प्रश्न बहुत सारे हैं, लेकिन हम समय की कमी है हमारे साथ। जैसे भगवती प्रकाश शर्मा जी सर अब हमारे विश्वविद्यालय का एक तरीके से भाग सा हो चुके हैं, जिनके रेगुलर गाइडेंस में हम कार्य करते रहते हैं और विद्यार्थी हमारे प्रोत्साहित होते रहते हैं। तो अब हम फिर से मिलेंगे। सर से आग्रह है, माननीय कुलपति महोदय से भी आग्रह है कि जैसे ही सर को फिर से समय मिले और सिचुएशंस नॉर्मल हो तो हम ऑफलाइन में मिले और ऑनलाइन भी मिलते रहें। अब कार्यक्रम को अंत की ओर ले जाते हुए अंतिम शोर की ओर मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मैं आभारी हूँ माननीय कुलपति महोदय गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी नोएडा प्रोफेसर भगवती प्रसाद जी की, जिनके प्रेरणादायी उद्बोधन से हमारे युवा वर्ग, हमारे देशवासी और हम सभी एक तरीके से का प्रण आज से लें कि हम भारत को आत्मनिर्भरता की ओर लेके जाएंगे। और जो नारा है बी वोकल फॉर लोकल को
आगे बढ़ाएंगे। अरे यही नहीं, हमारे आज ये सोच लो सब लोग कि भाई लोकल के लिए हम वोकल होंगे, तो चाहे कार खरीदनी है, चाहे स्कूटर खरीदना है, चाहे कैलकुलेटर खरीदना है, चाहे घर के टॉयलेटरीज के सामान खरीदने हैं, उनमें मतलब बिल्कुल देख के उसको रिप्लेस करना होगा कि हम कितने वो लोकल प्रोडक्ट्स आज से ही अपने घर में शुरू करते हैं। अपने घर के साथ साथ लोगों को भी बताना होगा सर कि जी यही हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोगों की है कि हम अपने अड़ोस पड़ोस में भी और लोगों को बताएं, अवेयर करें इस चीज के लिए। बिल्कुल सर, हम इंडिविजुअल से शुरुआत करते हुए हम सोसाइटी को भी अवेयर इस चीज, समाज के लिए को जागरूक करने वाला कार्यक्रम है, हम इसको काफी लंबा आगे लेके जाएंगे। और मैं अब धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ हमारे एकेडमिक डायरेक्टर्स डॉक्टर वायन सिंह सर का, जिनके सहयोग से हम यह सफल कर पाए प्रोग्राम को। मैं ओवर करती हूँ डॉक्टर अलका स्वामी को। मैम प्लीज फॉर्मली अनाउंस द वाइंड अप ऑफ द प्रोग्राम। थैंक यू सर। कहना चाह रहे हैं? जी सर। जी सर। बात करना चाह रहा हूँ कि मैं गौतम में आया था, शायद इस सब की जानकारी के बिना आया। एक पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का कार्यक्रम था, 1 वीक फॉर नेशन, और उसमें आपके विश्वविद्यालय के बच्चों ने जो पूरे वीक में गतिविधि की उसका संकलन था, और संकलन के बाद में उसकी सारी की रिपोर्टिंग करते हुए उन्होंने मेरे को बोला कि आप आए कुछ बात करें। तो मेरा आधा घंटा उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, और जो फैकल्टी कोऑर्डिनेटर थे कोई सुशील कुमार जी थे, उन्होंने कोऑर्डिनेट किया, और बच्चों ने बहुत अच्छा उसमें काम किया पर्यावरण के को लेके, संरक्षण के बारे में, पर्यावरण प्रोटेक्शन के बारे में। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आधा घंटा में आया था, मेरे जानकारी हासिल की, शायद आपकी जानकारी के बिना मैंने घुसपैठ की। नहीं, अच्छा है, स्वागत है। हमने पर्यावरण पे बिल्कुल रूट लेवल से काम शुरू किया है। जैसे हमने देखा कि पहले जमीन में पानी का लेवल 20 फीट कुआं खोदने पे हो जाता था, आजकल 100 फीट के बाद भी इसलिए नहीं मिलता है कि सारे केंचुए हिंदुस्तान के केमिकल इंटेंसिव फार्मिंग से मर गए। और अब जो वर्मी कंपोस्ट के जितने वेंचर आते हैं उसमें भी अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया से केंचुआ आयात करते हैं। तो हमने सबसे पहला काम ये किया, केंचुओं की हैचरी। हिंदुस्तान में 433 तरह के केंचुए होते थे। केंचुआ क्या होता है, जमीन में साल भर में नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आता है, तो वो 6 लाख छेद कर देता है, और वो 6 लाख छेद से बारिश के समय में पानी अंदर रिसता था। आजकल वो केंचुए मर गए तो पानी जमीन में रिसता नहीं है, इसलिए वो बह के चला जाता है बारिश के मौसम में भी, और ग्राउंड लेवल का वाटर नीचे जा रहा है। ऐसे हमने बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे, जैसे हम देखते हैं अनेक इंसेक्ट पॉलिनेटर्स हैं, मधुमक्खियां, तितलियां, हमारी क्रॉप्स का यील्ड 18 से 20% इन मधुमक्खियों, तितलियों, भौरों के कारण है। लेकिन क्या हो रहा है, कई मधुमक्खियां हैं जो आधा किलोमीटर से आगे नहीं जा सकती। अब उसको आधा किलोमीटर की रेडियस में हर मौसम में हर दिन पुष्प का पराग चाहिए। हम कई बार क्या करते हैं, मोनोकल्चर नीम लगाए थे, अब नीम के फूल तो 20 दिन आते हैं, उसके बाद नहीं। तो हम ऐसा बायोडाइवर्सिटी को भी वो करने के लिए जो इंडियन केंचुआ की हैचरी, मतलब हम पर्यावरण पे काम कर रहे हैं। कभी आप दोबारा आएंगे तो आपसे निवेदन करेंगे। जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन सर आपकी साइड से आती है और बहुत थॉट प्रोवोकिंग है। और मैं देख रही हूँ कि हमारे पार्टिसिपेंट्स अभी तक आपके साथ जुड़ रहे हैं, आपकी बात को पूरा सुन रहे हैं, अपनी बात कहे भी जा रहे हैं। और सर दोबारा जरूर आप हमसे जुड़े, हम फिर जब भी आपको मौका हो हमारे साथ जुड़ के इस सारी इन्फॉर्मेशन से हमको अवगत कराएं। क्योंकि ये बात जब आप कह रहे हैं, तो जो एक सेंटेंस आपने बोला कि सर अपने देशभक्ति का एक तरीका ये भी है कि अपना सामान इस्तेमाल करें, जो चाइना, ये आपने जापान के एग्जाम्पल दिया, और एक स्टूडेंट्स का जो रोल उसमें आपने बताया, यदि एक स्टूडेंट भी इस काम को शुरू अपने लेवल पे कर देता है तो वो कितना मल्टीप्लाई हो सकता है, किस लेवल तक मल्टीप्लाई हो सकता है। तो सर हर एक आदमी का जो रोल है वो समझ में आता है सर इससे। तो सर ये इतनी छोटी छोटी सी बातें हैं जिसको करने से बहुत कुछ किया जा सकता है सर, ये भी समझ में आई इस बात से। तो सर प्लीज वापस टाइम निकालिए। थैंक यू वेरी मच सर। वेरी ऐसा है, मेरी अनुमति आपके वीसी साहब के बैग में रखी रहती है हमेशा, आप जब चाहो उसमें से निकाल के काम ले लेना। जी, हमने अगले उद्बोधन का विषय निकाल लिया है, आज ही निकाल लिया है। अभी अगला विषय जो ज्योति प्रकाश जी का जो विषय रहता है उससे थोड़ा सा हट के अभी क्या है मन में आया है,
अगला विषय बायोडाइवर्सिटी। जी आज ये नई बात जो बताई है केंचुए से लेके तिलती से लेके, तो अगला विषय जो है बायोडाइवर्सिटी पे बात करेंगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो जी बहुत जी जी धन्यवाद। जी सर, थैंक यू थैंक यू सर, वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। राजेश, हम मीटिंग